नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम मौजूद हैं नोएडा स्टूडियो से। चलिए बाजार की चाल देख लेते हैं कि बाजार में आज फिलहाल हो क्या रहा है। तो निफ्टी देखिए, डे हाई से हालांकि 50 अंक नीचे जरूर है, लेकिन अभी भी 25,000 के ऊपर निफ्टी बना हुआ है। बैंक निफ्टी में भी तेजी के साथ ही कारोबार हो रहा है, करीब 125 अंकों की मजबूती यहाँ पर भी है। सेक्टर की बात कर लेते हैं, कौन से सेक्टर आज यहाँ पर मजबूती ज़्यादा दिखा रहे हैं। ऑटो में अच्छी खरीदारी है, आईटी काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं, इसके अलावा मेटल्स भी आज अच्छे चल रहे हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी ठीक ठाक खरीदारी है। अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो ज़्यादातर सेक्टर यहाँ पर तेज़ी के साथ ही कारोबार यहाँ पर हो रहा है और लगातार दूसरे दिन बाजार में तेज़ी है और निफ्टी 25,000 के पास बना हुआ है। बैंक निफ्टी की चाल 125 अंकों की मजबूती है, 55,500 के ऊपर बैंक निफ्टी यहाँ पर कारोबार कर रहा है। अब कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर सेक्टर की बात करें तो ऑटो में तेज़ रफ्तार है, जिसमें बजाज ऑटो, हीरो मोटो और M&M, इन तीनों में अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पर कारोबार हो रहा है। FMCG, रियलिटी, मेटल और एनर्जी शेयरों में भी रफ्तार यहाँ पर दिख रही है। तो ये सारे सेक्टर है जहाँ पर तेज़ी के साथ आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। FTSE MSCI वेटेज घटने से इटर्नल में आज 4.5% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। तो जोमैटो यहाँ पर तेज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये है बाजार की शुरुआती चाल। लेकिन चलिए अपने सहयोगी अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, बिग बजर्स क्या है आज के? विश्वमोहन, आज स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ भी है। न्यूज़ का एक्शन हम देख रहे हैं कि बिग बजर्स में है और हम शुरुआत कर लेते हैं JSW स्टील से। थोड़ी देर पहले खबर यह आई है कि सुप्रीम कोर्ट से भूषण स्टील वाले मामले में उनको राहत मिली है। देखिए, करीब 5 साल पहले अक्वायर किया था लिक्विडेशन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के बाद और मामला फिर ये कोर्ट में गया। भूषण स्टील एंड पावर के प्रमोटर जो है कोर्ट पहुंचे और बोला कि नहीं, ये सही ढंग से ये एक्विजिशन नहीं हुआ। उसके बाद लिक्विडेशन का आदेश जारी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। फिर कंपनी पहुंची है सुप्रीम कोर्ट में और अब उसमें मामले में स्टे लग गया है अगली सुनवाई होने तक। तो निश्चित तौर पर राहत की खबर है। 2% के आसपास की तेजी हम JSW स्टील के शेयर में देख रहे हैं। मजबूत नतीजे आए थे GNFC के और मॉनसून का भी थोड़ा सहारा मिल रहा है। जो फर्टिलाइजर वाली कंपनी है उनमें थोड़ी तेजी दिख रही है। GNFC में आज हम बढ़िया तेजी पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। मार्जिन में भी कंपनी को उछाल आए हैं और ये भी हमारे बिग बजर्स की लिस्ट में आज ये शेयर शामिल है। 7% का शानदार उछाल है। और निफ्टी फ्यूचर्स के अगर हम टॉप गेनर की बात करें तो वोडाफोन आइडिया है, लेकिन ये तेजी कितनी सस्टेन करेगी इसको लेकर थोड़ी सी तनाव वाली स्थिति जरूर है। देखिए, पिछले दिनों हुआ ये था कि वोडाफोन आइडिया या फिर भारती एयरटेल AGR ड्यूज पे जो जुर्माना वगैरह था, इंटरेस्ट था, उसको राहत की मांग की थी दोनों कंपनीज ने, लेकिन अब ये याचिका खारिज हो गई थी सुप्रीम कोर्ट में जाकर। तो झटका लगा था। आज हम थोड़ी रिवाइवल देख रहे हैं, लेकिन 7 रुपए के आसपास के प्राइस है, ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन फुल स्पीड में ऑटो शेयर कारोबार कर रहे हैं और उस रफ्तार की वजह यह है कि मानसून महाराष्ट्र, केरल समेत दक्षिण भारत में तो पैर पसार ही रहा है और उत्तर भारत में जो इस वक्त तक गर्मियों से लू से तपता रहता है, यहाँ पर रह रहे कि बारिश के झोंके आ रहे हैं, आंधी तूफान भी आ रहे हैं, तो मौसम का मिजाज थोड़ा सा नरम बना हुआ है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि ये जो ऑटो शेयर है इनमें थोड़ी बाइंग आई है। अर्ली मानसून, अच्छा मानसून अगर रहा तो फिर किसानों की आय बढ़ेगी तो फिर डिस्क्रिशनरी स्पेंड बढ़ती है जो कि ऑटो कंपनीज पर खर्च होती है। तो यहाँ पर तेजी है। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये जो है TBR और PCR, TBR यानी कि ट्रक बस रेडियल, PCR यानी कि पैसेंजर कार रेडियल, उस सेगमेंट में ये कंपनी एंट्री करने जा रही है। वो कम मार्जिन वाला सेगमेंट है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है और इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने पर, बाकी चीज़ों को लेकर भी। तो उसको लेकर निवेशक थोड़ी चिंतित हैं और ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट आई है, नुवामा और नोमुरा दोनों ने इसको डाउनग्रेड किया है, टारगेट भी कट किए हैं। उसके चलते शेयर में आज हम देखने की तेज़ गिरावट है। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी बाइंग जरूर आई है, लेकिन अभी भी 6% के आसपास ही भारी भरकम गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। प्रॉफिट्स की बात करें तो उस पर भी डेंट आया था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के, क्योंकि इनके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ी है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, उसके चलते प्रॉफिट प्रभावित हुआ है। और बाकी अब ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जहां पर थोड़ा तनाव है, प्रदर्शन अच्छा नहीं है पिछले 1 साल में शेयर का और एक नई टेंशन से फिर से हम देख रहे हैं कि निवेशक थोड़ी दूरी बनाते हुए इस शेयर से दिख रहे हैं। BSE लिमिटेड
एक्सपायरी पर नए सर्कुलर का इंतजार है, देखते हैं क्या कुछ आता है। लेकिन शेयर आज अच्छी मजबूती दिखा रहा था इंट्राडे में, थोड़ा नीचे जरूर आके फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन फिर भी 2500 रुपए के भाव के आसपास ये शेयर दिख रहा है। तो ये कुछ है बजिंग स्टॉक्स जहां पर वॉल्यूम का भी एक्शन है और जहां पर न्यूज सेंसिटिव जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में भी हमने पूरा का पूरा अपडेट दे दिया है। चलिए, तो अपने मेहमानों को भी शामिल करते हैं। अभिषेक ने तो पूरी बजिंग स्टॉक्स की पूरी लिस्ट आपके सामने रखी दी, लेकिन हमारे साथ हरीश जुजारे मौजूद हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। शुक्रिया हरीश जी, वक्त दिया आपने हमारे दर्शकों के लिए। सबसे पहले इंडेक्स की बात कर लेते हैं। निफ्टी 25,000 के पास पहुंच चुका है, 25,000 के ऊपर भी इंट्राडे में गया है। क्या लग रहा है, क्या ये जो तेजी बनी है बाजार की ये आगे भी एक्सटेंड होगी? और 200 डीएमए के ऊपर है, क्या ये अच्छे मजबूती के ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल दिख रहे हैं आपको? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मार्केट में देखा जाए तो आज के दिन एक गैप अप ओपनिंग हुआ था। अगर ऊपर की ओर से थोड़ा बहुत बिग वाली देखने मिली है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो है ट्रेंड जो पिछले हफ्ते में कंसोलिडेशन में था स्टॉक निफ्टी, तो वो आज एक ब्रेकआउट दिया है शॉर्ट टर्म में। मुझे लग रहा है कि आज का सत्र में अगर 25,000 के ऊपर भी क्लोजिंग देता है तो बेटर रहेगा। तो अगले एक दो दिन में मुझे लग रहा है कि 20,150 से 20,250 240 लेवल सब ऊपर की ओर मुझे निफ्टी का ऊपर के लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज का जो गैप अप ओपनिंग था सिर्फ एक ही चीज के लिए वेट कर रहा हूँ कि आज का साइकोलॉजिकल लेवल पे एक बार 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दे सके तो निफ्टी तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन रहेगा आज मोमेंटम ऊपर की ओर। और बैंक निफ्टी में भी देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है बैंक निफ्टी में। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी विल बी आउट परफॉर्मिंग फर्दर। मुझे लग रहा है कि आगे जाके मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में 56,500 तक लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में ओवरऑल। आपको यहाँ से लग रहा है कि ये ट्रेंड थोड़ी और कंटिन्यू हो सकती है, आगे ये लेवल जा सकते हैं। तो चलिए, इंडेक्स की बात हो गई है। अभिषेक, आपको ये सेटअप देखकर कैसा लग रहा है? किस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? आज का पूरा सेटअप कैसा दिख रहा है आपको? विश्वमोहन, देखिए घरेलू जो संकेत अच्छे थे, ग्लोबल संकेत भी हमारे फेवर में हैं। अभी आप डाउ जोन्स फ्यूचर्स को देखेंगे तो करीब करीब 500 अंकों के आसपास का उछाल है। बाकी आरबीआई से डिविडेंड वाली खबर आई, मॉनसून की अच्छी खबर आई, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सपोर्ट करने काम कर रही हैं बाजार को। एक ये भी खबर आई कि भारतीय जो इकोनॉमी है वो दुनिया में चौथे नंबर पर पहुंच गई है, जापान को पीछे छोड़ के। तो सेंटिमेंट अच्छे थे, नो डाउट। और आज उसी सेंटिमेंट के दम पर हम देख रहे हैं कि आज बढ़िया सत्र बीत रहा है बाजार के लिए। लेकिन एक जो चैलेंज है मेरे हिसाब से वो ये कि इंडिया विक्स नीचे नहीं आ रहा है। इंडिया विक्स को थोड़ा कूल ऑफ होना चाहिए था। इंडिया विक्स किसका इंडिकेटर है? फियर का है और वॉलिटिलिटी का है। तो मतलब अभी भी 5% ऊपर आप देखेंगे इंडिया विक्स को 18 के आसपास के स्तर हैं। तो ये एक तनाव बाजार के लिए जरूर है। अदरवाइज जो शुरुआत की थी बाजार ने जिस तरह से, वो मोमेंटम को और बढ़ाना चाहिए था। लेकिन जो ब्रेक लगा रहा है, जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहा है, वो है इंडिया विक्स का। लेकिन आज फिर भी जो बड़े शेयर हैं वो बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। रिलायंस को देखेंगे आप, उससे सपोर्ट है बाजार को। आईसीसी बैंक हो गया, इन्फोसिस जो है वेटेज के लिहाज से बड़ी अहम कंपनी है। एलएनटी के शेयर में भी आज हम तेजी देख रहे हैं। तो जो दिग्गज हैं, जो बड़े शेयर हैं, जो शुक्रवार को स्ट्रेंथ दे रहे थे बाजार को, आज फिर से वो सपोर्ट देने का काम निश्चित तौर पर कर रहे हैं। कोई बड़ी गिरावट अगर मान लीजिए यहां से आती है, ऊपर से अगर 150-200 पॉइंट के अगर आसपास की गिरावट आती है, तो बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी बन जाएंगी जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं बाजार में जो व्यू लेते हैं उनके लिए। एक्सपायरी का ये हफ्ता चल रहा है, 29 मई की एक्सपायरी है। उसके पहले हम थोड़ी सी वोलेटिलिटी देखेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड का कंटिन्यूएशन होता है तो मान के चलिए कि एक्सपायरी के इर्द गिर्द एक दो दिन पहले ना एक तेज वाली शॉर्ट कवरिंग के लिए भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि ऐसे कोई नेगेटिव ट्रिगर्स बाजार के लिए दिख नहीं रहे हैं। टैरिफ पर चिंताएं खत्म हुई नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अब वो थोड़ी दूर की बात है। 45-50 दिन टैरिफ आगे उसके बारे में जब होगा तो सोचा जाएगा। अदरवाइज चीजें यहां से ठीक दिख रही हैं। तो अगर हम यहां से सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी मुझे लगता है कि 24,800 फिर से एक बढ़िया सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। इंट्राडे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 25,100 पर एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको पार कर लेता है तो फिर 25,500 और 25,700 के लिए निफ्टी अपने आप को तैयार कर लेगा। निफ्टी बैंक की बात करें, थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है, नटखट है, चंचल है निफ्टी बैंक, और वो भाव में भी दिख रहा है क्योंकि 12 स्टॉक का ही इंडेक्स तो है ये। लेकिन सपोर्ट स्तर की अगर हम बात करें तो 55,300 आज इंट्राडे में वहां तक ये गया भी।
वहां पर सपोर्ट है, उसके बाद 55,000 पर मजबूत वाला सपोर्ट है, और हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 56,000 पर रेजिस्टेंस है। तो मोटा मोटी जो 1,000 की जो पॉइंट की जो दायरा है वो है 55,000 से लेकर 56,000 का। लेकिन निश्चित तौर पर अगर साइजेबल फॉल आता है तो मुझे लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी यहां से ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि नेगेटिव ट्रिगर्स अगर कुछ होंगे तो होंगे वो ट्रंप के स्टेटमेंट ही आएंगे। अदरवाइज आपके मैक्रोज, आपके डोमेस्टिक ट्रिगर्स काफी स्ट्रांग है, और ऐसा लग रहा है कि एफआईज भी बाइंग भारतीय बाजार में बढ़ाएंगे। अगर वो बाइंग बढ़ती है तो निश्चित तौर पर आप यहां से एक बड़ी तेजी के लिए फिर से तैयारी कर लेंगे और फिर ऑल टाइम हाई की बात हम फिर से करने लगेंगे। विश्व मोहन, ज़्यादातर ट्रिगर है जो बाजार के सपोर्ट में है, और अगर यहाँ से एफआईआई, अगर इंस्टीट्यूशंस की खरीदारी यहाँ पे बढ़ती है तो डेफिनेटली ये जो ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है ये और भी तेज़ी एक्सटेंड यहाँ पर हो सकती है। अब चलिए हरीश जी, बाजार के पूरे सेटअप को हमने समझ लिया, इंडेक्स पर भी आपने राय रख दी। अब क्लोजिंग के लिए अगर 1.25 घंटे बचे, अगर यहाँ पर किसी को ट्रेड लेना है तो वो टॉप ट्रेड्स कौन से होंगे? ये ट्रेड है लोधा में, मैक्रोटेक डेवलपर्स में। जिस तरीके से सेटअप देखा जाए तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ट्रायंगल ब्रेकआउट दिया है। पिछले हफ्ते में कंसोलिडेशन कर रहा था उसी लेवल्स के आसपास। फाइनली आज के सत्र में ब्रेकआउट दिया हुआ है, और वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा आज के दिन ट्रेडिंग हो चुका है ऑलरेडी अभी के लिए हिसाब से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि लोधा एक अच्छा बेट रहेगा। करंट लेवल्स पे एक अच्छा इन्वेस्ट के लिए मौका दे रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि ये 1550 और 1640 तक ऊपर का लेवल हम लोग देख के चल सकते हैं आगे में। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए देखा है तो 1550 का एक इमीडिएट टारगेट्स लेके चल सकते हैं। अगर पोजिशनल बेस में देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि 1640 जो है ऑल टाइम हाई के आसपास तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स में। और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1380 का, और उसके साथ मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं लाइक लोधा। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा एलएनटी में। जैसे एलएनटी में देखा है तो लास्ट हफ्ते में पूरा कंसोलिडेशन में था। आज के दिन फिर से एक बार मोमेंटम गेन हो रहा है स्टॉक प्राइस में, और 200 मूविंग एवरेज बस स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि एलएनटी में फिर से मोमेंटम बिल्कुल अपसाइड की रहेगी, और ऊपर लग रहा है कि एलएनटी 3850 तक ऊपर की ओर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग। और नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3560। मुझे लगा कि करंट लेवल्स पे बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं स्टॉक में। एलएनटी एक बेटर वैल्यू एडिशन पिक रहेगा फिलहाल। एलएनटी और मैक्रोटेक के दो शेयर हैं जो हरीश जुजारी की रडार पर हैं। आपको ट्रेड करने की सलाह उसमें मिल रही है। 3850 का टारगेट होगा एलएनटी के लिए, 3560 का स्टॉप लॉस होगा। हरीश जी, ये पोजिशनल बेसिस पर है क्या ये ट्रेड एक्सपायरी तक के लिए वैलिड है? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरह से एलएनटी की बात कर रहा हूं हरीश भाई, लग रहा है कि हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, जिस तरीके से सेटअप बनाया मुझे लग रहा है कि 1-2 सत्र का के लिए आ सकता है टारगेट्स मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो चुका है। मुझे लग रहा है मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में इसका टारगेट्स आ जाना चाहिए। ठीक है। एलएनटी करीब 200 रुपये ऊपर का टारगेट है, और अच्छा मोमेंटम आज लगातार हम दूसरे सत्र में देख रहे हैं। और दिन के दौरान हमारे कुछ एक्सपर्ट जुड़े थे जिन्होंने इसमें ऑप्शंस की रणनीति भी बताई थी कमाई करने को लेकर, कॉल खरीदने की सलाह दी गई थी। तो बढ़िया मोमेंटम है। देखिए एलएनटी ये कैपिटल गुड्स या फिर पीएसयू शेयर चल क्यों रहे हैं, उसका ट्रिगर में देखिए थोड़े मैक्रोज में ही छुपे हैं। वीकेंड के दौरान ये खबर है कि आरबीआई ने केंद्र सरकार को 2,70,000 करोड़ रुपए का सरप्लस डिविडेंड ट्रांसफर किया है। अब उससे होगा क्या, सरकार के पास पैसे रहेंगे तो सरकार खर्च करेगी, वो कैपेक्स करेगी, होगा उस उधारी कम होगी तो ब्याज का बोझ भी कम होगा, वित्तीय घाटा को मैनेज करने में सरकार के लिए आसानी हो जाएंगी। तो ये सब चीजें होंगी, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि इन स्टॉक्स को भी थोड़ा दम मिल रहा है। एलएनटी में तेजी हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं उस खबर को, 1.5% के आसपास की आज अच्छी मजबूती हम देख रहे हैं। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनकी लेंस से समझते हैं कि बाजार में वो किस तरह की स्थिति देख रहे हैं और कहां पर मौके देख रहे हैं। एयूएम कैपिटल के हेड ऑफ रिसर्च राजेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टीनव स्वदेश पर। राजेश जी, बढ़िया तेजी, मतलब 2 दिन की तेजी हो गई और हम पीछे की चीजें भूल गए कि अच्छा कोई नेगेटिव चीज थी, बाजार के दस्तूर भी है। आप जरा ये बताइए कि अब यहां से आपको कोई स्पीड ब्रेकर तो नहीं दिख रहे ना सर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, और भी जो पैन में मित्रगण है सबको नमस्कार। देखिए, स्पीड ब्रेकर्स बाजार में ऑलवेज रहते हैं, और लगातार हमेशा रेदर ऐसा होता है कि स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं देते, वो अचानक से आ जाते हैं। तो अभी जो दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रंप के जो टैरिफ के कंसर्न्स हैं
वो दिखते हैं, क्योंकि शुक्रवार को भी अगर आप ध्यान दो तो बाजार के बाद अचानक से खबर आई कि यूरोपियन यूनियन पे उन्होंने 50% के टैरिफ की संकेत दिए, फिर एप्पल पे 25% के दिए, इवन सैमसंग या दूसरे लोगों पर भी ये कहा गया कि आने वाले दिनों में अगर वो डिवाइसेस वहां नहीं बनाएंगे, जो अमेरिका से बाहर बनेगा, उस पे टैरिफ लगेगा। तो इस तरीके के उनके जो बयानात आते हैं, वो एक सबसे बड़ी दिक्कत है इस वक्त। अदरवाइज आप देखो तो हमारी इकोनॉमी जो है वो शानदार गति पकड़ी हुई है। करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे है, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल पे है, और अब आरबीआई के जो 2,80,000 करोड़ का डिविडेंड आया उसके बाद और भी अच्छा पोजीशन पे आ गए हैं। बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट है, एनपीएस है ही नहीं, जीडीपी टू डेट रेशियो बहुत कम है, और इन्फ्लेशन लगभग कंट्रोल में है। और अब जबकि ये मानसून भी अपने समय से पहले आ गया, और पूरी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि नॉर्मल मानसून रहेगा, तो मुझे लगता है सारी चीजें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में भी सहायता करेंगी। और उम्मीद ये है कि आरबीआई भी दोबारा से कोई रेट कट वगैरह या कुछ नए चीजें अनाउंस करेगा। तो ये सारी चीजें एक बहुत अच्छे फ्यूचर की ओर इशारा कर रही हैं। शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लंबी अवधि मध्यम अवधि में हमें बाजार अच्छा लग रहा है। नतीजों से भी कोई खास निराशा हुई नहीं। समग्रता के साथ जो अच्छी चीजें बाजार की राजेश जी ने रख दिया सामने। भविष्य अच्छा लग रहा है। थोड़ी मोड़ी वोलेटिलिटी के लिए आप तैयार रखिए, बाजार का दस्तूर है और होनी भी चाहिए, तभी तो अपॉर्चुनिटी बनेगी नए लोगों के लिए। बाजार अगर एक तरफा चलेगा तो फिर नए लोग तो आएंगे ही नहीं, फिर मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं। ऑलरेडी इन्फ्लेशन मैनेज्ड है और मैनेज रहेगा। ये मानसून के जो अर्ली जो डेटा आ रहे हैं कम से कम ये संकेत ज़रूर दे रहे हैं, क्योंकि केरल में 8 दिन पहले मानसून आ गया और मुंबई में तो कोई चर्चा कर भी नहीं रहा था मानसून की। अभी काफ़ी दूर था अभी मानसून का ऑनसेट वाला डेट, लेकिन मानसून में मुंबई में भी भरपूर बारिश हो रही है, महाराष्ट्र में, वेस्टर्न कोस्ट पे। लेकिन हमारी सहयोगी मानसी दवे हमारे साथ नहीं है स्टूडियो में, और मुझे पता चला कि वो स्टूडियो में नहीं हो तो बारिश का जायजा लेने मुंबई में कहीं बाहर निकली हैं। मानसी, आप कहाँ पर हैं और क्या सिचुएशन है इस वक्त बारिश की मुंबई में? देखिए, सिचुएशन तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर ये छाता उड़ जाए तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले मॉनसून, मुंबई और मार्केट, इससे बेहतर फ्लेवर क्या हो सकता है। जी हाँ, मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है, और दस्तक नहीं, मॉनसून ने मुंबई में दहाड़ मारी है। इनफैक्ट बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है, और इस तेज बारिश में लगातार माहौल जो ही देखते ही बन रहा है। मॉनसून वाइब्स को एंजॉय करने के लिए मैं आ पहुंची हूं नरीमन पॉइंट, और यहाँ पर इतनी तेज हवा चल रही है और लगातार बारिश जो है वो जारी ही है। और मॉनसून के कनेक्शन की ही अगर बात करें तो इस वक्त मॉनसून, अगर आप देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक वाइब और फील नहीं है, मॉनसून तो फाइनेंस भी है। क्योंकि भारत देश की अगर बात करें, इकोनॉमी की अगर बात करें, और कृषि प्रधान देश है, और जितनी अच्छी बारिश उतना अच्छा एग्रीकल्चर, जितना अच्छा एग्रीकल्चर उतनी ही इकोनॉमी के लिए बेहतरी। तो सबसे पहला तो ये सिर्फ फील नहीं, फाइनेंस भी है। और मार्केट के साथ जोड़ते हुए सबसे पहली बात तो यही कहना चाहेंगे, लगातार हम यूजनलिटी फैक्टर, ईट नाउ स्वदेश लगातार आपको बता रहा है कि किस तरह से मॉनसून जो है, और मॉनसून का अर्ली आना, जल्दी आगमन जो है, इकोनॉमी के साथ साथ स्टॉक मार्केट के लिए भी बेहतर साबित होगा। अब जब मॉनसून अच्छा होगा तो निफ्टी, सेंसेक्स और भारतीय बाजार में हरियाली तो दिखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मॉनसून एक इमोशन भी है, और मुंबईकर्स आ पहुंचे हैं नरीमन पॉइंट पर। बारिश इतनी है, लेकिन फिर भी यहाँ आसपास अगर आप देखेंगे, इस बारिश का मजा लूटने के लिए मुंबईकर्स लिटरली आ पहुंचे हैं। तो पकौड़े, चाय और साथ ही ट्रैफिक के लिए तैयार हो जाइएगा। लेकिन एक चीज हिदायत हमारी तरफ से ये भी हम देंगे कि जल भराव और ट्रैफिक की स्थिति में अपनी हेल्थ का भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी बेहद जरूरी है। मैं मानसी दवे, कैमरामैन महेश के साथ ऑल द वे फ्रॉम नरीमन पॉइंट। मानसी, आप देखिए, आनंद उठाइए और ये तस्वीरें देखिए हो क्या रहा है ना कि अब स्टूडियो मन लग नहीं रहा है। मतलब यहाँ बैठने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि नहीं बाहर निकल के मानसून के मजे लिए जाए। बट मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ पे ना मानसून नहीं आया है, यहाँ पर बहुत अंधड़ आ रही है, यहाँ तूफान आ रहे हैं और उसके बाद बारिश आती है, थोड़ी सी तनाव है। लेकिन ये ब्यूटीफुल तस्वीरें ये मुंबई के नरीमन पॉइंट से। लेकिन हाँ,
सुरक्षित रहें जो जल भराव वाले जो एरियाज हैं, या फिर आप चेक कर लें कि हाई टाइड की सिचुएशन कब है, उसके बाद ही आप बीचेस पर जाएं। लेकिन बढ़िया तस्वीरें, अच्छा माहौल, और इस माहौल में हम देख रहे हैं कि मार्केट भी हरियाली के ही संकेत चौतरफा दे रहा है। राजेश जी, मॉनसून तो फुल स्विंग में है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं, लोगों का उत्साह दिखा रहा है। आप कलकत्ता में बैठे हैं, मैं दिल्ली में हूं, मानसी मुंबई में है। वहां की सिचुएशन जरा बताइए क्या है, और ये भी जरा बताइए कि मॉनसून रिलेटेड स्टॉक्स में आपको क्या पसंद है। 2-4 शेयर बताइए ताकि हम थोड़ा पोर्टफोलियो भी प्लान करवा दें अपने दर्शकों का। देखिए, कलकत्ता में वैसे कोई अभी मानसून की दस्तक नहीं है। हल्की फुल्की आज सुबह से बारिश हो रही है, और आपने सब कुछ गिना दिया। मानसी ने जो भी गिनाया, आप चाय पकौड़े भूल गए जो मानसी दिला रही थी। तो मुझे लगता है कि उस चाय पकौड़े के लिए बॉम्बे आना पड़ेगा। अब अगर स्टॉक्स की बात की जाए तो मानसून रिलेटेड अगर कहा जाए तो एग्री में जैसे फर्टिलाइजर स्टॉक्स हैं, जिसमें कोरोमंडल का नाम सबसे ऊपर रखा जा सकता है। अच्छी नंबर्स भी आए हैं। या फिर दीपक फर्टिलाइजर्स, ये 2 स्टॉक फर्टिलाइजर स्पेस से अच्छे लगते हैं। इवन ऑटो में हमने हमेशा देखा है कि जब मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड बढ़कर निकल कर आती है। और ऑटो में वैसे तो अगर आप कहें तो सबसे पहले पायदान पे 4 व्हीलर में मारुति और 2 व्हीलर में बजाज ऑटो ही आता है। लेकिन मैं इसमें हुंडई जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि एसयूवी मार्केट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्लेयर है क्रेटा को लेकर के। क्रेटा की ईवी भी उन्होंने लॉन्च कर दी है, एक्सपेंशन कर रहे हैं। आईपीओ के बाद से कोई विशेष बढ़त स्टॉक ने दिखाई नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि इनके जो डिमांड है लगातार क्रेटा की, वो बढ़ती जा रही है। जो एक्सपेंशन कर रहे हैं वो आने वाले दिनों में जो बढ़ी हुई डिमांड है उसे कैटर करने में काम आएगी। वैल्यूएशन के लिहाज से भी मुझे दूसरे स्टॉक से ठीक ठाक लग रहा है, और मध्यम से लंबी अवधि में ये अच्छे पैसे दे सकता है। तो कुछ एक ये स्टॉक है जहां हम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। Hyundai पर आप ध्यान देके चलिए। थोड़ा सा डिस्कस कम होता है शेयर ये, लेकिन राजेश जी की इस पर पक्की वाली नज़र है। 1890 रुपये का भाव है, ये आपको पैसे कमा के दे सकता है। वैसे राजेश जी, दार्जिलिंग तो पश्चिम बंगाल में ही है, तो आप जब मुंबई आएगा ना तो मुझे पहले से इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वहाँ से आप चाय लेके आ जाइएगा, मुंबई में हम बैठ के पराठे वगैरह और पकौड़े वगैरह का इंतजाम कर लेंगे निश्चित तौर पर। विशुन, ये चीज़ बताइए, ये कि मानसून तो आ गया है, लेकिन आप चूंकि बहुत करीब से मानसून को ट्रैक कर रहे हैं, आईएमडी के ऑफिशियल्स हों या फिर स्काईमेट के ऑफिशियल्स, उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, क्या जल्दी मानसून का ना इस बात की गारंटी होती है कि बहुत अच्छा मानसून रहेगा? नहीं, हिस्टोरिकली अभिषेक ऐसा देखा जाता है, जब भी मानसून की एंट्री अगर जल्दी होती है तो उसके 1 हफ्ते के बाद मानसून स्टॉल हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद 1-2 हफ्ते रफ्तार कम हो जाती है, तो बाकी हिस्से में फिर पहुंचने में देरी होती है। ये नहीं कि अगर साउथ दक्षिण भारत के राज्यों में, केरल में जल्दी मानसून पहुंच गया, महाराष्ट्र में इस बार 35 साल पहले इतनी जल्दी मानसून की एंट्री हुई है, तो आगे के राज्यों में भी इतनी ही तेजी से मानसून की एंट्री होगी, ये कहना अभी मुश्किल है। और ऐसा मौसम विभाग ने भी कहा है, प्राइवेट वेदर एजेंसी स्काईमेट की तरफ से भी कहा गया है कि 3-4 जून के बाद मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ेगी, और फिर वहां पर फिर आगे जो बाकी हिस्से में जो प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे होगी। लेकिन अभी रफ्तार इसलिए तेज है क्योंकि अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी दोनों में जो सिस्टम डेवलप हुए हैं, उससे मानसून की दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रही है। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून की एंट्री हो गई है, दक्षिण के कई राज्यों में एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र, मुंबई में 1990 के बाद इतनी जल्दी मानसून की एंट्री हुई है। 1990 के बाद, 1990 यानी 35 साल के बाद इतनी जल्दी मानसून आया है महाराष्ट्र में। लेकिन ये है कि हाँ, इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर ये जल्दी आ गया है तो फिर उसी तेजी से इवनली फैलेगा भी और जल्दी पहुंचेगा भी। और उतनी देखते हैं, बाद में भी अपडेट आएंगे आईएमडी की तरफ से, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन हरीश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कंजम्पशन वाली जो थीम है या फिर ऑटो वाले जो स्टॉक्स हैं तेज जोर लगा रहे हैं। बजाज ऑटो, M&M हम देख रहे हैं कि अच्छी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स में भी तेजी है, हीरो मोटो का शेयर भी चला। आपको क्या अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा मान लीजिए, मैं लंबा अगर रखूं, मैं यहां से मान लीजिए अगर 2 हफ्ते का अगर टाइम दूं किसी स्टॉक को, तो कौन सा स्टॉक होना चाहिए मेरे रडार पर, ट्रेडर्स के रडार पर? बिल्कुल अभिषेक जी, जहां तक मेरे हिसाब से लग रहा है कि सेटअप के हिसाब से जानते हैं तो टाटा मोटर्स एक बेहतरीन टारगेट सेटअप लग रहा है फिलहाल के लिए। देखिए, लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में है स्टॉक प्राइस, और मुझे लग रहा है कि यहाँ से
अपसाइड मूव के लिए रेडी ऑलमोस्ट तैयार ही है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि करंट लेवल्स पे अच्छा खासा सेटअप बन रहा है टाटा मोटर्स में। और ऊपर में इमीडिएट बेस में मुझे लग रहा है कि 800 का इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक इमीडिएटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ए लेवल पार करता है तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 850 850 लेवल तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे देखा है तो। सेटअप बहुत सही है, शानदार है, और पिछले प्रीवियस ऑल टाइम हाई के आसपास से रिबाउंस कर रहा है स्टॉक प्राइस टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स में लग रहा है कि अगर कोई किसी को नया फ्रेश ऐड करना है तो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, या किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो होल्ड बिल्कुल करना चाहिए। तो टाटा मोटर्स अच्छा स्टॉक प्राइस रहेगा करंट लेवल्स पे सेटअप के हिसाब से। टाटा मोटर अच्छा लग रहा है, 728 रुपए का भाव है। इस लेवल पर आने के बाद एक रिवर्सल हमने थोड़ा भाव में देखा था, लेकिन फिर से उसको रीगेन कर रहा है। तो आप जो पुराना लेवल था ना 548 रुपए के आसपास का, उसको भूल जाइए। अब यहाँ पर बेस फॉर्मेशन भी हो रहा है और उम्मीद करेंगे कि चीज़ें यहाँ से और बेहतर होती नजर आएंगी टाटा मोटर्स के लिए। फंडामेंटली भी 728 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं, चार्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। एक और शेयर राजेश जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इटर्नल यानी कि जोमेटो में करीब 5% के आसपास से गिरावट है। खबर यह है कि MSCI और फुटसी में वेटेज इनका घट रहा है और $840 मिलियन का आउटफ्लो हो सकता है। उसके चलते निवेशक थोड़ी दूरी बना रहे हैं। जिनको निवेश करना है, क्या ये डिप मौका दे रहा है? कितना भरोसा है आपको सर शेयर पर? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है, जो डिमांड बढ़ती जा रही है ऑनलाइन फूड डिलीवरी की कह लीजिए या क्विक कॉमर्स की कह लीजिए, इसमें कोई दो डाउट नहीं है कि लगातार घर घर ये पहुंच रहे हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर दे रहे हैं। बट दिक्कत अब स्टॉक में ये है, सबसे पहले वैल्यूएशन की बात करूं तो 3 डिजिट की पीई पे है। फॉरेन कैपिटल जो होल्डिंग, फॉरेन ओनरशिप पे इन्होंने 49.5% पे कैप लगा दिया, जिस कारण से सेलिंग प्रेशर आएगा जैसा आपने कहा। चौथी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो बॉटम लाइन में 78% की डिक्लाइन आई, खास करके इस वजह के ब्लिंकिट के जो एग्रेसिव एक्सपेंशन हुए। 1301 स्टोर इनके ऑलरेडी हो गए हैं, 294 स्टोर नए जोड़े और भी नए जोड़ने की बात कर रहे हैं, जिस कारण से मुझे लगता है आने वाले दिनों में भी प्रेशर बना रहेगा। AI वगैरह को लेकर के रूट वगैरह का वो लोग कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स अभी बहुत महंगे हैं। 3 डिजिट की पी में मुझे कोई कंफर्ट इसमें नजर नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कंपटीशन की बात करो तो कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर वो चाहे स्विगी से हो चाहे जेप्टो से हो, और अब तो रिलायंस रिटेल भी मैंने सुना है कि क्विक कॉमर्स में बहुत तेजी से आ रहा है। तो ये जो कंपटीशन है वो हीट अप होता जाएगा, वैल्यूएशन तेज है। बॉटम लाइन में अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में भी जबरदस्त गिरावट थी, इस बार भी गजब गिरावट है, तो इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा तेज है और साथ ही छोटे छोटे भी प्लेयर्स भी, कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो भी इस तरह के कारोबार में एंट्री कर रहे हैं। सिटी सेंट्रिक उनका कारोबार भले ही है, लेकिन ये भी इनसे कॉम्पीट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो चुका है बिग एक्शन स्टॉक्स का। किन शेयरों में बिग एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि शर्मा जुड़ गई हैं। सृष्टि बताइए। जी हाँ, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन है। सबसे ऊपर BEML की बात करते हैं क्योंकि नतीजे काफ़ी शानदार थे और सबसे खास तौर पे मार्जिन्स जो हैं वो सबको काफ़ी पसंद आए। उम्मीद से अच्छे तो थे ही, पर देखिए आप इनके EBITDA में भी लगभग 14% की ग्रोथ और प्रॉफिट में 12% का उछाल दर्ज किया कंपनी ने, और साथ ही साथ आने वाले समय में और भी बेहतर मार्जिन्स की उम्मीद भी जताई। एनालिस्ट कम्युनिटी का यह मानना है कि आगे चल के जो इनके वंदे भारत के ऑर्डर्स हैं या मेट्रो ऑर्डर्स जो एग्जीक्यूशन करेंगे उसके चलते इनके नतीजों को और भी फायदा होना चाहिए। तो इसके चलते आप देखिए स्टॉक में कोई भी रुकावट के संकेत नहीं है। 10 से 12% का जबरदस्त उछाल आपको BEML का काउंटर दिखाएगा। इसके अलावा सैक्सॉफ्ट, यहाँ पर कंपनी के नतीजे आए हैं, जो इनकी आय है वो लगभग 6% बढ़ती हुई दिखी है तिमाही दर तिमाही, और मुनाफे में 12% की यहाँ पे बढ़त दर्ज हुई है। ये काउंटर में भी भरपूर एक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इटर्नल पे फोकस रखें क्योंकि जो जोमैटो है वो
वहां पे निफ्टी 50 का टॉप लूजर साबित हो रहा है, जहां पर आज फुत्सी और MSCI के जो वेटेज है उसके घटने से दबाव है। लगभग $840 मिलियन का आउटफ्लो होने की आशंका बताई जा रही है। बट इसी के विपरीत FNO में डीवीज लैब ये स्टॉक जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि एक ग्लोबल कंपनी के साथ इन्होंने करार किया है। इस करार के अंतर्गत वो 600 करोड़ से भी ज्यादा का एक केपेक्स भी करेंगे। आमतौर पर इन एग्रीमेंट्स में जो क्लाइंट है उसका नाम नहीं बताया जाता है, पर जिस तरीके का क्लाइंटेल डीवीज लैब के पास ऑलरेडी है उसको लेकर काफी एक्साइटमेंट है और ये स्टॉक में भी लगभग 3 से 4% की तेजी है। और आखिरी में आप एक्शन देख रहे हैं पेटीएम पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी राहत की खबर जरूर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट गेम्स पर 5712 करोड़ के GST नोटिस पर रोक लगा दिया है और इस खबर के चलते स्टॉक में 2 से 2.5% की तेजी है। शुक्रिया सृष्टि, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। ये कौन से स्टॉक्स है जहां पर काफ़ी ज़्यादा एक्शन दिख रहा है और वो उनके पीछे खबरें कौन सी है? चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, श्रीकांत चौहान जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, आपसे शुरुआत पेटीएम से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से फर्स्ट गेम्स पर 5,712 करोड़ का जो GST का नोटिस है उस पर रोक लगा दिया गया है और इससे राहत की खबर है। तेज़ी 2-3% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही है। क्या पेटीएम को लेकर क्या आउटलुक है सर यहाँ से? देखिए, हमें भी पेटीएम में ऐसा लग रहा है कि इसके जो टेक्निकल पैटर्न में काफ़ी अच्छा एक चेंज आया हुआ है। ओवरऑल ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसके शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर कुछ हायर लेवल्स निकालने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 900 रुपये तक तो आ सकता है। तो 900-910 रुपये के टारगेट्स नजर आते हैं शॉर्ट टर्म में, और अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार वापस से 1050 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो स्ट्रेंथ है, कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बना हुआ है। राय रहेगी कि इसमें बने रहें। इसमें बने रहें श्रीकांत जी की 900 से 910 का पहला टारगेट है शॉर्ट टर्म के लिए और 1050 तक भी लंबी अवधि में जा सकता है, ऐसा श्रीकांत जी को लगता है। चलिए श्रीकांत जी, आपकी टॉपिक क्या होगी? बिल्कुल, तो देखिए, जो मैंने टॉप पिक्स निकाले थे उसमें एक तो यही था पेटीएम, और यहाँ पे अगर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मुझे लगता है स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 850 का। टारगेट्स रखेंगे जैसे मैंने कहा 910 रुपए का। उसके अलावा जो अभी हाल ही में आपने डिस्कस किया था डिवीज लेबोरेटरीज, यहाँ पे भी हमें लगता है कि तेजी का ट्रेड लेके चल सकते हैं हम। करंट लेवल्स है 6750 के, लेकिन टेक्निकल फॉर्मेशन में एक बड़ा टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट है और ये लॉन्ग टर्म का ब्रेकआउट इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक आने वाले कुछ महीनों में 7200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 6900 तक के भी लेवल्स ये दिखा सकता है। करंट लेवल से अगर इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं एट 6750 तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा एट 6675, 6675 का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट जैसे मैंने कहा 6900 के नजर आते हैं। 900 शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे दिख रहे हैं। करीब करीब 150 रुपए की तेजी मौजूदा स्तरों से 150 रुपए से ज़्यादा की तेजी और दिख रही है श्रीकांत जी को। और ख़बर भी है कि ग्लोबल फार्मा से कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई के लिए कंपनी ने करार किया है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स हम आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। आपका स्वागत है वापस क्लोजिंग कॉल्स में। एंड ऑफ कोर्स निफ्टी देखे तो अभी भी फ्लैटिश है, पॉजिटिव ट्रेंड पे है, 25,000 के ऊपर के लेवल्स पे है। लेकिन चलिए अब शिफ्ट करते हैं JSW स्टील पे नज़र रखते हैं। भूषण स्टील लिक्विडेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है और JSW स्टील को बड़ी राहत मिली है। क्या है पूरी खबर, बता रहे हैं हमें अंकुर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील मामले में राहत दी है JSW स्टील को। ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है, क्योंकि अभी तक आपको याद होगा रिव्यू पिटीशन की तैयारी कर रहे थे COC और JSW स्टील, और अभी कोर्ट ने बोला है कि जब तक रिव्यू पिटीशन खारिज मतलब डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है तब तक ये जो अंतरिम आदेश है वो लागू रहेगा और जो लिक्विडेशन की प्रक्रिया थी उस पर अंतरिम रोक लगी रहेगी। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को बदल दिया है, बल्कि अभी के लिए जो लिक्विडेशन का ऑर्डर था वो जब तक रिव्यू पिटीशन की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, जब तक उस पर फैसला नहीं आ जाता,
उस पर अंतरिम रोक लग गई है। इसका मायने क्या है? इसका मायने है कि अभी जेएसडब्ल्यू स्टील को जरूर राहत मिल गई है, लेकिन अभी रिव्यू पिटीशन की प्रक्रिया शुरू होगी। मान लीजिए 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं, तब तक ये जो कार्रवाई है लिक्विडेशन की वो शुरू नहीं होगी। आपको हम याद दिला दें कि ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू स्टील ने जो डिमांड नोटिसेस थे वो बैंक्स को भेजे हुए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का पालन करना था, लेकिन अब वो रुक जाएगा। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से राहत जरूर मिली है जेएसडब्ल्यू स्टील को, लेकिन ये सिर्फ एक अंतरिम राहत है। पूरा फैसला जब रिव्यू पिटीशन पे जब सुप्रीम कोर्ट देगा तभी माना जाएगा, और तभी यह तय हो सकेगा कि भूषण पावर एंड स्टील, जिसका ऑलरेडी रिजोल्यूशन हो चुका है, उसका लिक्विडेशन होगा या नहीं। पूरी जेएसडब्ल्यू स्टील को एक इंटरिम रिलीफ मिली है, और ऑफ कोर्स स्टॉक में भी जो है देखे तो थोड़ी सी जो है रिलीफ देखने मिली है। करेक्शन जो है जो इस अनाउंसमेंट के कारण आई थी, उसके कारण जो है बड़ा जो है डाउन टिक देखने मिला था। लेकिन चलिए, हमारे साथ अब निमेश ठक्कर जुड़ रहे हैं nimeshthakar.com से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून निमेश जी। जी निमेश जी, जेएसडब्ल्यू स्टील पे ही राय जो है आपके लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक इंटरिम रिलीफ आया है भूषण पावर स्टील के जो है ओवरऑल लिक्विडेशन जो प्रोसीडिंग्स चल रही है। स्टॉक जो है एक अच्छा स्पाइक दिया है, और पिछले 1 घंटे से जो है एक अच्छी बाइंग आ रही है। स्टॉक 2% ऊपर है, 1030 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। आप यहाँ पे निमेश बताएं कि फंडामेंटली जो है स्टील सेगमेंट में ऑफकोर्स हमने देखा कि चाइना के प्रति जो है खासकर की जो रेट्स में गिरावट आया, और कुछ कंजम्पशन नंबर्स आ रहे हैं उसमें भी स्ट्रेंथ आए हैं। तो मेटल स्पेस पे जो है थोड़ी सी बाइंग देखने मिली थी लास्ट वीक। आज भी देखें तो एक अच्छा स्पाइक जो है निफ्टी मेटल इंडेक्स में आया है। डेज लो से आप कह सकते हैं कि एक अच्छा रिकवरी आया है, ऑलमोस्ट 70 to 80 बिप्स का। 9330 लेवल्स के ऊपर निफ्टी मेटल इंडेक्स भी है। अगर आपको ये पूरा मेटल स्पेस या पैक पता चल रहा है, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लगता है, क्या ट्रिगर हो सकते हैं, और यहाँ पे आपके क्या पिक्स रहेंगे निमेश जी? वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर बात करें तो जिस तरह से डेली चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक साइमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो है फॉर्मेशन दिख रहा है। अभी तक इसके अंदर ब्रेकआउट जो है वो नहीं आया है, और जो ऊपर की साइड अगर देखें तो ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो अराउंड 1040 1045 के आसपास के लेवल तक के बन रहे हैं। मेरा मानना है कि जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है, हालांकि स्टॉक एक रेजिस्टेंस एरिया नजीक ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए यहाँ से आप जो है वो बाय नहीं कर सकते। अगर यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजिंग बेसिस 1040 से 1045 के ऊपर क्लोज आता है, तो वो ब्रेकआउट कंफर्म होगा, और स्टॉक के अंदर हम लोग जो है वो फ्रेश मोमेंटम देखेंगे। तो फिलहाल मेरा मानना है कि अभी आप वेट एंड वॉच कीजिए, और 1040 के ऊपर बंद आता है स्टॉक, देन एंड ओनली हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड जो है वो जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर प्ले कर सकते हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील पे जो है इम्पोर्टेंट राय निमेश जी की। लेकिन अब चलते हैं हमारे खास सेगमेंट में, ऑप्शंस के चैंपियन। बिल्कुल, ऑप्शंस के चैंपियन में जो है ओशो कृष्ण जुड़ रहे हैं एंजल वन से। नमस्कार, गुड आफ्टरनून ओशो जी, आप अपनी कॉल बताएं। गुड आफ्टरनून। आज का जो मेरा स्टॉक ऑप्शन में जो काउंटर रडार में आया है वो है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी सुबह से ही हायर लेवल्स पे काफी स्ट्रांगली सस्टेनेंस दिखा रहा है, एंड अभी बिल्कुल अपने क्रूशियल जोन पे खड़ा है। तो मुझे लगता है आने वाले 1 से 2 दिन में आईआरसीटीसी में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो उसी मोमेंटम को प्ले करने के लिए 800 का कॉल ऑप्शन खरीद के चलने की राय है। करेंटली 8.5 रुपीज के आसपास चल रहा है। सो करंट लेवल्स पे बाई करें। 3 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एंड अप्रोक्सीमेटली 17 रुपीज तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये पूरा ट्रेड सेटअप में जो मैक्सिमम प्रॉफिट बन के आ सकता है वो नियर अबाउट 7800 का है, एंड मैक्सिमम रिस्क है 4300 का। यहाँ पे जो है अधिकतम मुनाफा देखें तो ऑलमोस्ट 7875 के लेवल्स पे आ रहे हैं। अधिकतम नुकसान ऑलमोस्ट 4375 का। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी जो है 2:1 जो है फेवरेबल पे है। ओशो जी, आप यहाँ पे जो है लक्ष्य जो है 17 रुपये का रखा गया है, तो इस पर भी नज़र रखिएगा। और एक चीज़ बता देता हूँ, एफएनओ की डिस्क्लोजर में अगर बात करें तो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 8 से 9 ट्रेड जो है 10 में जो है लॉसेज में देखने मिलते हैं। तो जब भी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आए, खास करके ऑप्शंस में, तो यहाँ पे अपने वित्तीय सलाहकार के साथ ज़रूर जुड़े रहे। धन्यवाद ओशो जी, आप जुड़े और अपनी जो ऑप्शन के चैंपियन के कॉल जो है हमें दिया। ऑफकोर्स हम बात करें रेलवे स्टॉक्स की। अगर आईआरसीटीसी
में जो है थोड़ी सी तेज़ी आ सक रही है, लेकिन बाकी रेलवे स्टॉक्स में भी थोड़ी मोमेंटम है। एक बार स्क्रीन पे लाते हैं इरकॉन इंटरनेशनल, इस पे जो है इसकी चार्ट चेक एक बार ले लेते हैं। इरकॉन इंटरनेशनल है, कंसल्टेंसी वाली रेलवे की कंपनी है, यहाँ पे भी अच्छी मोमेंटम है, होल्ड कर रहा है अपना गेंस को, लगभग 188 लेवल्स के आसपास है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स राजेश जी अगर आप हमारे साथ हैं तो राजेश जी यहाँ पे क्या राय रहने वाली है आपकी इरकॉन इंटरनेशनल पे? देखिए पिछले कई, ये मेरे लिए है ना, बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ राजेश जी आपके लिए ही है, आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ राइट। देखिए पिछले अगर साल डेढ़ साल से आप देखोगे तो सारे ही रेलवे स्टॉक्स ने अच्छा खासा करेक्शन किया, क्योंकि बहुत अच्छा रन अप देखा था पास्ट में। और अब मुझे लगता है कि न केवल इरकॉन या आईआरसीटीसी बल्कि सारे ही रेलवे स्टॉक्स में एक अच्छी मूवमेंट है। पिछले शुक्रवार से ही अगर आप देखेंगे तो ये मूवमेंट लगातार चलती जा रही है और अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। एक तो मोमेंटम प्ले भी हो सकता है, वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं क्योंकि प्राइस अभी की ऑर्डर बुक अच्छी है, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। इरकॉन की खास बात की जाए तो कंसल्टेंसी वगैरह में जिस तरीके के कारोबार है इनका और जिस तरीके का सरकार का रवैया है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने का, कई नई स्टेशन डेवलप हो रहे हैं, तो भविष्य अच्छा लग रहा है। यहाँ से कम 15% की अपसाइड आने वाले 6 से 9 महीने में बन सकती है। इस पूरे पैक में अगर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड कोई स्टॉक है तो वो आईआरसीटीसी का है, क्योंकि उसके चारों डिवीजन, फिर वो चाहे केटरिंग के हो, रेल नीर के हो, टूरिज्म के हो, टिकट बुकिंग के हो, सारे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं। टिकट बुकिंग में तो खैर मोनोपोली है इनकी, डेट फ्री कंपनी है, और जितने भी नई वंदे भारत वगैरह लॉन्च होती है तो उनको सीधा फायदा पहुंचता है। जोमेटो के साथ इनके करार हैं, फुल कोच बुकिंग कर रही है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर मुझे लगता है आईआरसीटीसी हो या इरकॉन हो, आरवीएनएल हो, ये कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ नजर रखनी चाहिए। ठीक है, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, ये कुछ शेयर्स हैं, रेलवे में आप नजर रख के चलिए। लेकिन आज नजर बार बार जा रही कुछ ऐसे स्टॉक्स पर जहां पर तूफानी रफ्तार से कारोबार हो रहा है। स्क्रीन पर लेकर आइए बीएमएल के शेयर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि 12% के आसपास का उछाल इस शेयर में देखने को मिल रहा है। दरअसल नंबर काफ़ी हेल्दी आए हैं बीएमएल के, और प्रॉफिट में 12% का उछाल भी है। 12% प्रॉफिट बढ़ा, 12% शेयर भी चल रहा है। ये बिग शो है। आप महीने भर में अगर देखेंगे तो 35% के आसपास ये शेयर चल चुका है। एक खबर भी आई थी कि मध्य प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री लगाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक करार इन्होंने किया था। उसके बाद शेयर में हमने धीरे धीरे तेजी की अच्छी शुरुआत देखी, और फिर ये डिफेंस वाले जब शेयर गर्म हो रहे थे तो बीएमएल भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। श्रीकांत जी, आप जरा बताइए बीएमएल क्या और चलेगा, या फिर जो जिनकी एंट्री थोड़ी लोअर लेवल की है 25-30% मिल गए तो एक बार एग्जिट ले लें? तो देखिए यहाँ पे बीएमएल में भी हमने जो तेजी देखी है, यानी यहाँ पे काफी बड़ी रैली हुई है और एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स के काफी नजदीक आ चुका है ये स्टॉक, 4200 के करीब। इन्हीं लेवल्स के करीब इसने नवंबर दिसंबर में काफी बड़ा टाइम निकाला था। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे थोड़ा ये रुकते हुए नजर आएगा, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है वो और परफॉर्मेंस दिखा सकता है, और हमें लगता है कि फाइनली ये स्टॉक वापस से अपने 5000 5200 के करीब भी जा सकता है। तो करंट लेवल से तो मैं यही कहूंगा कि अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे, अगर इसमें आपके पास कोई ट्रेडिंग पोजीशन हो तो यहाँ पे हमें लगता है कि ट्रेडिंग पोजीशंस में प्रॉफिट, मुनाफा वसूल करना जरूरी है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो मुनाफा वसूल कीजिए। बाजार में आप प्रॉफिट के लिए आते हैं और इतना हैंडसम अगर गेंस हो रहे हैं बीएमएल में तो फिर क्यों चूकना। हालांकि मैं नतीजों को थोड़ा और रीड कर रहा था। रेवेन्यू में सिक्वेंशली यानी कि तिमाही आधार पर 89% के आसपास का उछाल है। तो सरकारी कंपनी, बढ़िया तेजी, प्रॉफिट हो रहा तो लीजिए, फिर मौके फिर होस्ता के आगे देगा। एक और शेयर लेकर आए जिसके भी नतीजे थोड़ी देर पहले आए, और वो है जिलेट के। जिलेट पर व्यू चाहिए राजेश जी आपसे। मल्टीनेशनल कंपनी, हाल फिलहाल हमने देखा है कि जो एमएनसीज रहे ना उसमें मूव्स बड़े वाइल्ड आ रहे हैं, इस तरह के होते नहीं आमतौर पर। हाल फिलहाल ऐसे हम ट्रेंड देख रहे हैं। जिलेट भी देखिए नतीजा, और शेयर ये बड़े साइज का है लेकिन टंग गया 11% ऊपर। 9 मई के स्तर से अगर देखेंगे तो 2000 रुपए जोड़ लिए जिलेट ने। अब क्या करना चाहिए सर जिलेट के शेयर में? थोड़ा लिक्विड कम होता है।
एक तो लिक्विड कम होता है, उसके दो कारण हैं। एक तो इक्विटी कैपिटल छोटी होती है, दूसरी 70-75% प्रमोटर होल्डिंग होती है। इस वजह से ये जितनी भी एमएनसी कंपनीज हैं इसमें लिक्विडिटी कम होती है। तीसरे, ये उतने ट्रेडिंग में रहते नहीं है। जो भी हैं लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में है, फिर वो चाहे इंस्टीट्यूशन साइड से हो या एचएनआई साइड से हो। और इस वक्त भी मैं समझता हूँ कि आज हालांकि 11-12% बढ़ गया है, फिर भी मैं समझता हूँ कि इसमें बने रहना चाहिए स्टॉक को, और हर गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेट है ही नहीं, और जो प्रोडक्ट्स है उनके लगातार डिमांड में रहते हैं। तो ये स्टॉक में आपको बने रहने की स्ट्रेटेजी रखनी है, लंबी अवधि का नजरिया रखना है और गिरावट में एक्यूमुलेट करना है। ठीक है, 10,000 से ऊपर का इसका है 52 वीक हाई का, फिर वहां से शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ था, लेकिन कमाल का मोमेंटम, 1,000 रुपए तो एक दिन में जोड़ लिए जिलेट ने। ठीक है, कुछ और जरा बढ़िया शेयर समझते हैं जहां पर ट्रेड सेटअप अच्छा है। निमेश भाई, बाजार तो मजबूत है और लगता है कि जिस स्तर पर अभी हम देख रहे हैं इसी स्तरों के आसपास क्लोजिंग भी हो जाएगी, क्योंकि इंडिया विक्स कूल डाउन हो नहीं रहा है। 18 के ऊपर का इंडिया विक्स है। स्टॉक्स में आपकी स्टडी क्या कह रही है और आपके हिसाब से मौके कहां पर बन रहे हैं? जिस तरह से मार्केट स्ट्रॉन्ग है, दो स्टॉक है जहां पर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा एक ब्रेकआउट एक आने की तैयारी है और एक जगह पर ब्रेकआउट आ गया है। पहला स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडेज। अगर महिंद्रा हॉलीडेज का अगर आप डेली चार्ट सेटअप देखिए तो स्टॉक के अंदर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो मुझे लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज यहाँ से शॉर्ट टर्म बाय बनता है। ऊपर के अंदर 385-86 के टारगेट महिंद्रा हॉलीडेज के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और अगर नीचे की बात करें तो मेरा मानना है कि 363 का एक स्टॉप लॉस जो है वो जरूर से लगना चाहिए। तो एक पोजिशनल बेट है 385 के टारगेट से महिंद्रा हॉलीडेज का। और दूसरा है, हम लोग देख रहे हैं कि रियल एस्टेट स्पेस काफी अच्छा बल्ज कर रहा है और उसके अंदर एक स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। हालांकि स्टॉक जो है वो इतना चला नहीं है, बट स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट आने की तैयारी जो है वो कर रहा है। मेरा मानना है कि एक कंडीशनल बाय है 2260 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोज देता है। अभी फिलहाल अगर प्राइस देखे तो 2245 2250 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर 2260 के ऊपर ये सस्टेन होता है और क्लोज देता है तो एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा और यहाँ से आने वाले दिनों में 100 रुपीज की एक अपसाइड पोटेंशियल अपसाइड ओपन हो जाएगी। तो 2360 के लक्ष्यांक से 2260 के ऊपर गोदरेज प्रॉपर्टीज के अंदर बाय करना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 2220 का लगाना। ठीक है, 2220 का स्टॉप लॉस होगा, 2360 का टारगेट होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए। दूसरा शेयर होगा महिंद्रा हॉलीडेज का, और महिंद्रा हॉलीडेज ऐसा शेयर है कि आज हमारी एक और एक्सपर्ट थी फोरम छेड़ा, उनके भी रडार पर ये शेयर था। निमेश जी कह रहे हैं कि 385 के टारगेट के लिए आप इसको खरीदिए 363 के स्टॉप लॉस के साथ। तो रिस्क और ठीक है, शेयर चल रहा है, बढ़िया मोमेंटम में है। ठीक है, दो बढ़िया शेयर आपके लिए और हो गए। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया शेयर निकाल के लेकर आएंगे और कुछ बड़ी खबरों का भी रुख करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और अब ऑफ कोर्स सीमेंट स्पेस पे मेरी नज़र आ रही है, खासकर कि दालमिया भारत पे। यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि शॉर्ट बिल्डअप जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। और सीमेंट कंपनीज खासकर कि जो आपके कह सकते हैं ओवरऑल वेस्टर्न इंडिया या साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे जो है सेलिंग प्रेशर देखने मिल रहा है। ऑफ कोर्स सीमेंट कंपनीज जो मॉनसून आई है उसका भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि जो सीमेंट कंपनीज के प्राइसिंग पावर होते हैं वो घट जाते हैं। और ऑफ कोर्स हमने देखा भी था अप्रैल में शुरुआत में कुछ प्राइस हाइक्स सस्टेन करने के हिसाब से जो है एक अच्छी मोमेंटम सीमेंट स्टॉक्स पे आई थी। अब यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। दालमिया भारत 4% गिरा हुआ है, वन ऑफ द टॉप गेनर्स जो है आपका एफएनओ स्पेस में भी है। हरीश जी, यहाँ पे आप क्या राय रहेगी? सीमेंट कंपनीज में और भी थोड़ी सेलिंग प्रेशर आ सकती है, इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस क्या लगेगा? दालमिया भारत की मेरी जो है चॉइस है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने मिल सकता है? बिल्कुल, दालमिया भारत का आज का स्टॉक प्राइस देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा और गिरावट देखने मिल रहा है। तो जिस तरीके से सेल ऑफ देखने मिल रहा है, लास्ट कुछ दिनों से एक रैली देखने मिला था, तो उसके रिवर्सल में प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है। बिल्कुल, अगर बस लेवल्स की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट बेस में सपोर्ट जोन है 2050 का। अगर 2050 के नीचे आज का नीचे क्लोजिंग होता है तो फर्दर डाउन मूव देखने मिल सकता है, जो कि 1980 से लेकर 2000 के लेवल्स के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट जोन है।
तो मुझे लग रहा है कि ए लेवल्स वॉच करने से इमीडिएट लेवल्स रहेंगे जो 2000 के लेवल्स इस स्टॉक में। तो जब तक 2000 के ऊपर टिका हुआ है, मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार रिवर्सल देखने मिल सकता है। अगर किसी पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होल्ड है तो मुझे लग रहा है कि 2000 का स्टॉक और होल्ड कर सकते हैं, या नीचे में डिप में बाइंग बिल्कुल भी कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सेटअप ब्रेकआउट दिया था स्टॉक प्राइस कुछ दिनों पहले 2000 के ऊपर का, तो मुझे लग रहा है कि अभी भी उसका पैटर्न इंटैक्ट है। और मुझे लग रहा है कि ऊपर के टाइम देखा जाए तो 2150 140 का एक रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर फर्दर रैली कंटिन्यूएशन देखने मिल सकता है। तो मेरा राय यही है कि जिसके पास अगर होल्ड है तो 2000 के नीचे स्टॉपर्स का होल्ड कीजिए फिलहाल के लिए। अगर किसी को ऐड करना है तो फिर और थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि सेटअप अभी भी तेजी का ही है इसमें। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार 2000 लेवल से रिवर्सल देखने मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। ये बिल्कुल रिवर्सल भी देखने मिल सकता है, तो दालमिया भारत पे जो है नज़र रहेगी। लेकिन अब चलिए, इंडियन रुपी यहाँ पे जो है बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, एक अच्छी रिकवरी दिख रही है रुपए का। क्या है ये वजह बताने के लिए विश्वमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रुपए में अगर आज आप देखें तो 85 के आसपास $1 का भाव आ चुका है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है जिस तरह से ट्रंप ने अपने ट्रेड पॉलिसी को शिफ्ट किया है, उससे डॉलर पर दबाव दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स आप देखें 99 के नीचे आ चुका है। और यूरोपियन यूनियन पे जो टैरिफ 50% लगाने की बात कर रहे थे, वो टैरिफ को अब उन्होंने 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया। एक ये बड़ी वजह है। दूसरा, इंडियन इकॉनमी को लेकर जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। मॉनसून समय से पहले आ चुका है और इस बार सामान्य से ज़्यादा बारिश के अनुमान है, तो ग्रोथ को लेकर आउटलुक पॉजिटिव है। साथ ही इसके अलावा क्रूड कीमतों में जिस तरह से लगातार नरमी का रुख है, इस साल हम देख भी चुके हैं 14% के आसपास की गिरावट आ चुकी है, तो ये फैक्टर भी रुपए को लगातार सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से इंडिया का डिफेंस सिस्टम मजबूत हुआ है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए को सपोर्ट कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि FIIs की उस तरह से भी खरीदारी नहीं भी दिख रही है, उसके बाद भी रुपया लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है। अगर फॉरवर्ड मार्केट में भी अगर देखें डॉलर रुपये का प्रीमियम, वो भी लगातार अब कम होते जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर रुपए के फेवर में है और हम चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी भी बन गए हैं, तो इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत सारे मैक्रो ट्रिगर्स जो है बहुत पॉजिटिव जो है इंडियन रुपीज़ के लिए रखे गए हैं और हम देख रहे हैं कि हाँ अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। और अगर हम बात करें तो रुपीज़ के लिए तो जो एक्सपोर्ट फेसिंग कंपनीज़ होते हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव ज़रूर रहती है। ज़्यादातर फार्मा रहता है और IT स्पेस रहता है जहाँ पे जो है डॉलर बिलिंग्स देखने मिलती है। बट ऑफ कोर्स इस बार जो है फार्मा अर्निंग्स भी अच्छे हुए हैं, डिविस लैब्स भी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेकिन IT सेगमेंट यहाँ पे थोड़े सवाल उठ रहे हैं। IT सेगमेंट में खास करके जो डिस्क्रिशनरी बजट्स होता है IT कंपनीज़ का, वहाँ पे इस साल जो है गाइडेंस का जो इश्यूज़ हो रहा है, ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स हो रहे हैं, फिर ऑफ कोर्स AI का भी यूसेज आ रहा है। लेकिन आज देखिए निफ्टी IT में बाइंग देखने मिल रही है, लगभग 1% ऊपर है। राजेश जी, यहाँ पे IT पैक में जो है कुछ लग रहा है यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ रही है कि एक्चुअल एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत वॉलेटाइल रहा है IT इंडेक्स पिछले 3 से 4 हफ्ते। अब अगर बात करें तो IT में जो है बाइंग देखने मिल रही है, तो ये एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग कवरिंग हो रही है या एक्चुअली में कुछ मोमेंटम देखने मिल सकता है। राजेश जी, मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिल सकता है। कारण अगर आप देखो तो बावजूद स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स के इवन दिग्गज कंपनियां जो हैं बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर मिल रही हैं। दिग्गज से मेरा मतलब है जैसे इन्फोसिस हो, TCS हो, ये जो दिग्गज कंपनियां हैं ये भी बहुत अच्छे वैल्यूएशन पर मिल रही है। इवन जो टॉप रैंक के मिड कैप कंपनी है जैसे कि परसिस्टेंट है या इंटेलेक्ट डिजाइन है, वहां भी अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। बट दिक्कत वही है कि इनका एक बड़ा ऑर्डर का हिस्सा US से आता है और वहाँ हम सब जानते हैं किस तरीके की दिक्कतें चल रही है। तो कभी भी कोई नेगेटिव बयान आएंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये सारी कंपनियां न केवल अपने जो ट्रेडिशनल बिजनेस है बल्कि AI में, क्लाउड में, मैकेनिकल में, सब में, मशीन लर्निंग में, सब में जा रही हैं। तो वहां से इनके अच्छे ऑर्डर बुक होने की संभावना है। तो मैं समझता हूँ किसी को शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को नजरअंदाज करना की क्षमता हो और वो लंबी अवधि से मेरा मतलब है कम से कम 12-18 महीने का नजरिया लेता हो, तो दिग्गज कंपनियों में खास करके इन्फोसिस या TCS में एक बार नजर रखी जा सकती है। तो TCS डायरेक्टर साहब, इन्फोसिस और TCS दोनों के चार्ट लेवल से एक बार लेके आए। बिल्कुल, TCS का भी जो है देखिए ऑलमोस्ट 0.7% ऊपर है
और इन्फोसिस में भी जो है बाइंग देखने मिल रही है। तो ऑफ कोर्स चौतरफा बाइंग तो ज़रूर आ रही है। लार्ज कैप स्पेस में तो आईटी स्पेस में आप बात कर दिए, लेकिन श्रीकांत मिड कैप आईटी स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। कोफोर्ज में थोड़ा सा मोमेंटम हमने देखा था और ऑफ कोर्स परसिस्टेंट पे भी नज़र है, तो यहाँ पे मिड कैप आईटी में कुछ अच्छा लग रहा है श्रीकांत? बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि कोफोर्ज में तो हमें लगता है कि यहाँ से और भी तेजी बनेगी। तकरीबन जो अभी करंट लेवल्स है इसके 8450 8500 के, यहाँ से हमें लगता है कि अगर इसमें तेजी बनती है तो ये स्टॉक कम से कम 8650 से लेकर 8750 तक भी जा सकता है। और अगर आप ओवरऑल भी इसके अर्निंग्स को देखें या इसके रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखें सेक्टर में, तो ये क्लियरली उभर के आ रहा है। तो हमें तो यही लग रहा है कि अगर इन लेवल्स पे अगर कुछ काफी सिलेक्टिव अगर बेट्स रखनी हो तो लार्ज कैप के साथ किसी एक या दो मिड कैप पे अगर ध्यान देना हो तो बिल्कुल कोफोर्ज पे ध्यान रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है वो है नौकरी, Info-Edge.com। यहाँ पे भी हमें लगता है कि ग्रेजुअली अपसाइड की तेजी नजर आ रही है और जो अभी तकरीबन 1475 के करीब ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक, ये हमें लगता है कि वापस से एक बार 1650 1700 रुपए तक आ सकता है। तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखना पड़ेगा। वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के साथ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट आ सकता है, तो थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें, लेकिन करंट लेवल से इसमें लॉन्ग पोजिशंस बिल्कुल बना सकते हैं। पोजिशनल व्यू की जो है राय है लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसके अलावा जो है एनएमडीसी का एक बार चार्ट लेके आते हैं। यहाँ पे भी जो देखें तो एक टाइप से फ्लैटिशनेस से ज़्यादा एनएमडीसी का चार्ट एक बार डायरेक्टर साहब लेके आए। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंटली माइनिंग को लेके जो है पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज जो है ऑलरेडी इंडस्ट्री में देख रहे हैं। एक स्पर्ट भी आया है थोड़ा देर पहले। ऑफ कोर्स इनका जो मेन ट्रिगर है कि इनके जो 4 या 5 इंपॉर्टेंट नाम्स है जहाँ के वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिलेगी 1:1 रेशियो पे जो है इनके सारे बिजनेसेस बटेंगे, तो उस पे बाजार की नज़र है और क्या अनाउंसमेंट आती है। एक डिविडेंड प्ले भी है। तो यहाँ पे जो है हरीश जी एनएमडीसी के इंपॉर्टेंट चार्ट्स में अभी क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स एक सडन स्पर्ट भी आया है टुवर्ड्स द डेज, हाई लेवल पे आंकड़े आ गए हैं, 1% ही ऊपर है। तो एनएमडीसी पे क्या आपकी राय रहेगी हरीश जी? क्लियरली एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है और पिछले हफ्ते में 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर के लेवल्स भी क्रॉस करके उसके ऊपर आज के दिन होल्ड कर रहा है। हाउएवर अगर देखा जाए तो एक की रेजिस्टेंस जोन है एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन का, जो कि 74 75 रेंज 74 लेवल्स के अराउंड आ रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस जो 74 का ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिव ब्रेकआउट दे सकता है स्टॉक प्राइस, और जो कि प्राइस ऊपर का जो प्रीवियस स्विंग हाइस थे 80 81 लेवल तक ऑलमोस्ट बाउंस देखने मिल सकता है एनएमडीसी में। अब अभी मुझे लग रहा है कि फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है 80 74 के अराउंड, तो 74 75 के अराउंड ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लग रहा है कि एक शार्प बाउंस देखने मिल सकता है। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा, 74 75 के ऊपर एक तेजी बिल्कुल देखने मिल सकता है एनएमडीसी में। ठीक है, 74-75 रुपए के ऊपर जाए तो तेजी थोड़ी सी और दिख सकती है। निफ्टी 150 अंक ऊपर 25,000 के ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 150 अंकों की तेजी। निफ्टी बैंक हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा नरम है निफ्टी के मुकाबले। जितनी तेजी निफ्टी में है उसकी आधी तेजी सिर्फ निफ्टी बैंक में है प्रतिशत के लिहाज से। राजेश जी, एक बार जरा सुजलॉन आप जरा चेक करके बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाइंग उसमें आ रही है। 65 रुपए के आसपास के सुजलॉन के प्राइसेस हो गए, ऑलमोस्ट 5-6 महीने के हाइज पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है। शायद नतीजे भी आने वाले हैं सुजलॉन के। आपको इसमें स्ट्रेंथ दिखती है आगे? निवेश का नजरिया बनाना चाहिए या फिर यही भाव रहेगा इसका, 10 रुपए ऊपर 10 रुपए नीचे रेंज में रहेगा? देखिए, पहले सुजलॉन की बात करें तो डेट इन्होंने लगभग जीरो कर लिया है। रुपए उठाए क्यूआईपी वगैरह के से, जिससे इनके डेट नीचे चले गए। रिन्यूएबल में एक बड़ी अच्छी कैपेसिटी है, लेकिन आपने जैसा कहा ना कि 10 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ इस बात से, क्योंकि जो भी फंडामेंटल्स इस वक्त तक हैं वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड है। अब बाजार के कारणों से हो सकता है ये ऊपर 72-74 तक चला जाए या नीचे 50 तक आ जाए, तो इतनी ही चाल इस वक्त तक नजर आ रही है, अनलेस की अंटिल फंडामेंटल्स में कोई बड़े चेंजेस आए या रिजल्ट्स कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक आए। रिन्यूएबल एनर्जी में इससे अच्छे विकल्प इस वक्त उपलब्ध है। अगर खास बात की जाए तो टाटा पावर में अगर आप देखो तो रिन्यूएबल में एक बड़ी क्षमता बनाने जा रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा स्टेबल वो काउंटर है। हो सकता है इतनी वाइल्ड मूवमेंट नहीं दे, बट एटलीस्ट स्टेबल काउंटर है, लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे दे सकते हैं।
ठीक है, बढ़िया है। टाटा पावर रिन्यूएबल में भी कैपेसिटी एडिशन ये कर रही हैं। चार्जिंग इंफ्रा में भी कंपनी के प्लान्स हैं। 400 रुपये का भाव है, चला हुआ शेयर है ये और अच्छे भाव पर अभी भी आपके लिए मिल रहा है। कुछ और शेयरों के बारे में जरा आप पता करते हैं। देखिए, मानसून तो आ गया, मानसून आया तो ऑटो चल रहे हैं, एफएमसीजी में हम तेज़ी देख रहे हैं, सरकार को डिविडेंड मिला तो कैपिटल गुड्स वाले शेयर चल रहे हैं। लेकिन मानसून के चलते ना फिर कुछ शेयर थोड़े से बैक सीट भी ले रहे हैं। अगर हम आज के सत्र में देखेंगे तो सीमेंट वाली जो कंपनीज होती हैं उनके लिए सीजनली वैसे Q1 जो होता है फाइनेंशियल ईयर का वो थोड़ा सबड्यूड रहता है। लेकिन अब मानसून पहले आ गया तो उन पर हिट आ रहा है। हम देख रहे हैं कि आज तमाम जो सीमेंट काउंटर्स हैं वहाँ पर थोड़ी गिरावट आज देखने को मिल रही है। अल्ट्राटेक जो दिग्गज है आधे % नीचे है। बाकी अभी हमने चर्चा की, इंडिया सीमेंट हो गया, डालमिया भारत हो गया, श्री सीमेंट हो गया, ये शेयर भी आज थोड़ी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टूर ट्रेवल वाली जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी थोड़ी कम होती हैं। निश्चित तौर पर अगर बारिश हो रही हो, तूफान आ रहे हैं, आंधी हो रही हो तो फिर लोग कट डाउन करते हैं अपने प्लान्स पर। आज इंटरग्लोब एविएशन के शेयर को देखिए, वहां पर आपको करीब 1.5-2% के आसपास से गिरावट दिखेगी और ये वायदा के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में भी शामिल है ये शेयर। फिलहाल 1.5% की गिरावट है। श्रीकांत जी, कहीं कोई शॉर्ट इनिशिएट करना चाहिए आपको या फिर बाजार का ये जो मोमेंटम हम देख रहे हैं इसमें थोड़ा रिस्की हो जाएगा शॉर्ट करना, बिकवाली के सौदे डालना? तो देखिए, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कुछ करेक्शन आ सकता है, लेकिन शॉर्ट करना मुझे लगता है कि अभी भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि ओवरऑल ये जो कंपनी है उसके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग थे और मुझे लगता है कि जो भी करेक्शन आएगा उसमें जो बाइंग एक्सपेक्टेड है वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। और कई दिनों से ये स्टॉक इनफैक्ट चला है। तो अगर आप देखें तो 4000 के करीब ये स्टॉक था, अभी 500 के करीब आ चुका है। तो मेरा कहना ये है कि इसमें शॉर्ट पोजीशंस भी बनेगी होगी और अगर मार्केट में अगर यहाँ से कोई अगर बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर तेजी बनी तो इस स्टॉक में शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है। तो मैं तो इनफैक्ट ये कहूंगा कि अगर कोई करेक्शन अगर आता है तो ये अपॉर्चुनिटी है। 5250 5200 के करीब अगर आता है तो इसमें बिल्कुल खरीदारी की पोजीशंस बना सकते हैं। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 5600 और फिर बाद में 6000 6200 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ठीक है, 5600 तक के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन चलिए, 3 बज गए हैं, इनफैक्ट 3:07 हो गए हैं। हमारे सहयोगी इंतजार कर रहे हैं, आनंद शुक्ला, खास सेगमेंट लेकर मार्केट एट 3। आनंद, बताइए क्या खबरें आई हैं, कहाँ एक्शन हो रहा है? जी हाँ, शुरुआत करते हैं मार्केट एट 3 में कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज कहाँ दिख रहा है। जीएनएफसी के शेयर की बात करें तो अच्छे नतीजों से 7% की तेज़ी दिख रही है और औसत से करीब 15 गुना ज़्यादा वॉल्यूम इस शेयर में दिख रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो कम मार्जिन वाले सेगमेंट में एंट्री के चलते शेयर में 7% के आसपास का दबाव दिख रहा है और यहाँ भी औसत से करीब 5 से 6 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है। BEML की बात करें तो BEL के भी नतीजे काफ़ी अच्छे आए थे और शेयर में आज शानदार तेज़ी करीब 13% की तेज़ी दिख रही है। करीब औसत से 7 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है। आईटी शेयरों की बात करें तो आईटी शेयरों में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेज़ी दिख रही है। कोफोर्ज में करीब 2%, SCL टेक में करीब 1.5% के आसपास और टेक महिंद्रा में भी 1.5% के आसपास की तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा एक खबर की बात कर लेते हैं। ल्यूपिन पर एक खबर आई है जहाँ पर स्टेन केयर्स के साथ कंपनी ने करार किया है और ये जो करार है वो लैटिन अमेरिका में अपनी बायोसिमिलर दवा को जो है बिक्री करने के लिए इन्होंने करार किया है। शेयर जो है हरे निशान में कारोबार कर रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो अशोक लेलैंड पे एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है USB की, जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है। पहले जो लक्ष्य था वो उसे 285 रुपये रखा था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 295 रुपये कर दिया है। साथ ही साथ कंपनी की आय और मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिली है। इसी के चलते शेयर में हल्की सी रिकवरी देखने को मिल रही है। अंत में बात करते हैं कि कल हमें किन नतीजों पर नज़र रखना है। कल निफ्टी में किसी भी कंपनी के नतीजे नहीं आने वाले हैं। वहीं दूसरी कंपनियों में TTK प्रेस्टीज, NMDC, भारत डायनामिक्स जैसी कंपनियों के नतीजे आएंगे जहां हम नज़र रख सकते हैं। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सारे शेयरों में एक्शन आज दिख रहा है। ठीक है, वॉल्यूम एक्शन कहाँ है, प्राइस एक्शन कहाँ है, न्यूज़ कहाँ पर है, 3 बजे तक का पूरा अपडेट आनंद आपके लिए रोज लेकर आते हैं और बिल्कुल टाइमली आपको सारी की सारी चीज़ों के बारे में बाजार बंद होने से आधे घंटे पहले आपको पूरी पिक्चर सामने रख देते हैं।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए बेहतरीन BTST या फिर STBT ट्रेड के लिए, और कुछ निवेश के इक्का दुक्का बढ़िया शेयर हम राजेश जिसे भी जानेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल पे। और ब्रेक के पहले अभिषेक बता रहे थे कि BT ट्रेड्स पे कहाँ नजर रहेगी। हरीश जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स पे BTST, माफ करेगा श्रीकांत जी, BTST STBT ट्रेड्स कुछ बन रहे हैं अभी? देखिए यहाँ पे कुछ जो फार्मा स्टॉक्स हैं वहां पे आज हमने तेजी देखी है और एक रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट हमें लग रहा है। डॉक्टर रेड्डी 1240 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इसे खरीद के चलने की राय रखते हैं और हमें लगता है कि 1224 1220 के करीब बढ़िया सपोर्ट है, तो तकरीबन 1210 का स्टॉप लॉस रखें, 1240 45 में खरीदें। टारगेट्स नजर आते हैं 1290 से लेके 1300 रुपए के, तो फाइनली 1300 रुपए के टारगेट्स के लिए करंट लेवल से खरीदें। और इसके अलावा ITC की आपकी क्या जो है नज़र होगी? श्रीकांत जी बताएं। ITC पे जो है हमें अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। थोड़ी देर पहले जो है ऑफ कोर्स FMCG पैक पे जो है बाइंग की भी बात हुई थी, बट ITC देखें कि एक्स होटल के बाद यहाँ पे देखिए डेज हाई लेवल पे भी आ चुका है, लगभग 1.5% ऊपर है और यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। थोड़ी सी ब्रोकर्स के साथ भी हमने चैनल चेक्स की, जहाँ पता चला कि एक सस्टेन बाइंग एक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन कर रहा है। स्टॉक 440 के ऊपर आ चुका है। यहाँ से राजेश जी क्या लगता है? ITC तो ऑफ कोर्स बंगाल की कंपनी है। और राजेश जी एक और सवाल पूछना था कि कैलकाटा में बारिश हो रहा है क्या? वरुण जी, कलकत्ता में बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है, ऐसा कोई विशेष है नहीं, बहुत ही हल्की फुल्की हो रही है। और ITC की जहां तक बात है तो 150 रुपए से लगातार मैं ITC देता आ रहा हूँ और आज भी मैं समझता हूँ कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के बहुत उपयुक्त स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देती है, ब्रांड सारे अच्छे हैं, सिगरेट में वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई, FMCG में अच्छी पकड़ है, सारे पायदान पे खड़ी उतरती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, खास करके ITC होटल्स के डीमर्जर हो जाने के बाद। जबकि लोगों का ये कहना था कि होटल बिजनेस में कैश ड्रेन हो रहा है, इस वजह से इसमें दिक्कतें हैं, लेकिन वो भी अब अलग हो चुका है और वो अपनी जगह बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो भी हमारी पसंद में है। और ITC में अगर आप देखा जाए तो FMCG अगर पूरे बास्केट को अगर आप देखो तो जहां दूसरी कंपनियां बहुत हाई पी, बहुत हाई प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रही है, वहाँ ITC के वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है। तो लंबी अवधि के लिए इसमें खरीदारी की ही सलाह रहेगी। लंबे अवधि के लिए खरीदारी की सलाह ITC पे रहेगी नज़र। राजेश जी का कॉल है। लेकिन चलिए एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जो है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे जो है किस तरह जो गिरावट आई है उसकी सारी डिटेल्स अभिषेक हमें बताएंगे। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। VIPShadi.com, India's most trusted matchmaking service for elites। पता है क्यों? इनके सालों की एक्सपर्टीज से हजारों सफल कहानियां जो बनी हैं। रजिस्टर नाउ। और NRI? अरे उससे याद आया, एक NRI अकाउंट खोलना है। गो फॉर SBI NRI अकाउंट। इजी है। NRI रिलेशनशिप मैनेजर मिलेगा और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सर्विसेज ब्रो। ओपन अकाउंट डिजिटली, इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी, सबको पता है। SBI NRI सर्विसेज इजी है, सबको पता है।
The Leela Palaces Hotels and Resorts, the leader in luxury hospitality, with a portfolio of 13 hotels located across 11 key business and leisure destinations and 7 more in the growth pipeline, now makes an initial public offering of equity shares of face value of 10 rupees each. The 100% book-built offer being offered in a price band of 413 to 435 rupees per equity share. Opens May 26th and closes May 28th, 2025. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. स्वागत है आपका। निफ्टी जो है अभी टुवर्ड्स द फ्लैटिश साइड है, लेकिन थोड़ी सी रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर कर रही है, 25,000 के लेवल्स के पास है। लेकिन चलिए, टायर कंपनी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में करीब 7% की गिरावट है। शेयर पर दबाव किन वजह से है, बता रहे हमारे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, बताएं क्या है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ में गिरावट आ रही है और रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ फ्लो बहुत है। हाँ शरद, देखिए काफ़ी परेशान किया है इस शेयर ने। अगर आप इस साल का 6 महीने का, साल भर का ट्रेंड देखेंगे तो पैसे कमा के दिए नहीं हैं और निवेशक वैसे थोड़े निराश थे। आज हालांकि 10% ये गिरा था, थोड़ा रिकवर तो कर रहा है, लेकिन 2 चीज़ें हैं। पहले तो ये कि जो उनके रिजल्ट आए वो बहुत उत्साहजनक आए नहीं। स्टैंडअलोन मुनाफे की अगर बात करें तो 25% के आसपास से गिरावट आई, 362 करोड़ रुपए का आंकड़ा आया और ये मुनाफे पर हिट आया क्योंकि इनपुट कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, फाइनेंस कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट ये ज़्यादा रही तो मुनाफे पर हिट आया। सेल्स वॉल्यूम भी कुछ खास नहीं रही, सपाट रही है। चौथी तिमाही में 82,062 टन पर सेल्स वॉल्यूम रही है। लेकिन इससे बड़ी चिंता मैनेजमेंट के एक डिसीजन से उभर के आ रही है। देखिए, टायर में ना ये रेडियल टायर वाले सेगमेंट में उतरने की फैसला कंपनी ने किया है। टीबीआर और पीसीआर, टीबीआर यानी कि ट्रक बस रेडियल, पीसीआर यानी कि पैसेंजर कार रेडियल, इस सेगमेंट में उतरने जा रही कंपनी और इसको लेकर निवेश भी करना पड़ेगा भारी भरकम। और दूसरी चीज क्या है कि इनकी जो स्ट्रांग होल्ड है वो है ओटीआर, ऑफ द रोड सेगमेंट वाले जो टायर होते हैं, जिनका इस्तेमाल माइनिंग एक्टिविटीज में होता है, जिनका इस्तेमाल पोर्ट्स पर होता है, एक्सकेवेटर्स में जो टायर लगे होते हैं, उस तरह के टायर बनाने में इनकी एक्सपर्टीज है। अब ये ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जिसमें ऑलरेडी बड़ी कंपनीज का दबदबा है। सीएट का, अपोलो टायर का, जेके टायर का उनका दबदबा है और इसमें आपको compete करना पड़ेगा। तो ब्रोकरेजेस को यही चिंता सता रही है कि कंपटीशन अगर बढ़ता है, ऑलरेडी लो मार्जिन वाला सेगमेंट है, आप फिर कैसे मैनेज चीजें करेंगे। और उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि शेयर में ये गिरावट आ रही है। नोमुरा ने भी डाउनग्रेड किया है, नुआमा ने भी डाउनग्रेड किया है। नोमुरा ने टारगेट इसका दिया है 2,644 रुपए का और नुआमा ने जो टारगेट दिया है वो दिया है 2,700 रुपए के आसपास का। तो ये चिंता है। हालांकि कंपनी ने लक्ष्य बनाया है कि 2030 तक वो 20% जो इनकी टोटल टायर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये रेडियल टायर का हो जाएगा। लेकिन काफ़ी अग्रेसिव टारगेट भी हैं और ऐसे सेगमेंट में जा रहे हैं जिनमें इनका बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि पैट्स नहीं है। इसको लेकर थोड़े ब्रोकरेज चिंतित हैं और उस चिंता के बाद हम देख रहे हैं कि निवेशक भी शेयर से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो 1 महीने में करीब 5.5% ये शेयर नीचे है। 6 महीने की बात करें तो 12% की गिरावट। इस साल अब तक की बात करें तो 15% के आसपास की नरमी शेयर में आ चुकी है और 1 साल के नजरिए से बात करें तो 21% के आसपास की गिरावट हमने शेयर में देखी है। यानी कि निवेशकों ने पैसा बनाया नहीं है और उसके बाद ये जो डिसीजन है ये भी पसंद नहीं आ रहा है और आज हम देखने की शेयर की पिटाई हो रही है। शरद, चार्ट लेके आते हैं यहाँ पे, एक बार फिर से चेक करते हैं। निमेश, यहाँ पे चार्ट लेवल्स पे देखें तो 2500 लेवल्स के नीचे है। थोड़ी रिकवरी आने की कोशिश करिए पर उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। डिसेंट रिकवरी आई है लोअर लेवल से, बट अभी यहाँ से और सतर्क हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉसेस लग सकते हैं। शॉर्ट्स पे ज़्यादा काम करेंगे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ पे कि कुछ रिवर्सल देख सकते हैं। देखिए, पेडिग्री तो बढ़िया है कंपनी का, बट जिस बिजनेस में जा रहे हैं वो मार्जिन प्रोफाइल उनके एवरेज मार्जिन प्रोफाइल से मैच ही नहीं करता है। तो स्ट्रीट स्पूक है और इसके कारण आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट भी स्टॉक में देखने मिला। स्टॉक 6% गिरा है। तो यहाँ पे श्रीकांत, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स लगते हैं? बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ डेंट बिल्कुल आया हुआ है और ये मुझे लगता है कि थोड़ा और बढ़ सकता है।
बट चूंकि इसमें बड़ा फॉल भी आया है, 3400 के करीब ये कंपनी थी और 3400 से लगातार गिरते हुए हम लोगों ने 2200 के रेट्स देखे थे। अब जाके 2500 के आसपास थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। लेकिन हमेशा मुझे लगता है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है जिसमें इसका जो ट्रेंड है ना, वो ट्रेंड धीरे धीरे है ना डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि डाइवर्जेंस आ रहा है इसमें। तो यानी कि इसमें से आउटफ्लो हो रहा है और शायद किसी और स्टॉक में भी एमआरएफ हो या सीएट हो, उसमें पैसे जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इसमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल कम करना जरूरी है। हमें लगता है कि कुछ नहीं तो कम से कम ये स्टॉक 2000 रुपए के करीब आके वहां पे कुछ सेटल हो सकता है। तो करंट लेवल से भी इसमें अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके पोजीशंस को कम करें। यहाँ पे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ के इम्पोर्टेंट राय। निमेश, हम लोग ने एफएमसीजी सीमेंट स्पेस पे तो बात कर ली, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस पे थोड़ी सी एक बार आपकी नज़र लेना चाहता हूँ। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में ऑफ कोर्स समर, जो एक बात थी कि एक्सटेंडेड समर रह सकती है, लेकिन वो समर अब कर्टेल हो गया है। बहुत सारे जगह में टेम्परेचर्स की गिरावट भी आई है और बहुत सारी आप कह सकते हैं कि जो इन्वेंट्री स्टॉकिंग है उस पर प्रेशर ज़रूर आ रहा है। तो वोल्टस, ब्लू स्टार, इन स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। स्टॉक दोनों ही हरे निशान में जो है ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों स्टॉक्स में अगर हमें पिक करना होता कि कहाँ पे और शॉर्ट्स डेवलप हो सकते, तो वोल्टस और ब्लू स्टार पे आपकी कौन सी पिक रहती? मेरा मानना है कि दोनों के चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वोल्टास का चार्ट स्ट्रक्चर काफी वीक लग रहा है मुझे, और स्टॉक के अंदर हम लोगों ने ऊपर के लेवल से ऑलरेडी काफी हद तक जो है वो करेक्शन आ गया है, ऐसा हमारा मानना है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मानसून, अर्ली मानसून स्टार्ट हो गया है, तो नियर टर्म एटलीस्ट 1-2 महीना में कोई बड़ी बाइंग स्टॉक के अंदर आएगी। तो अगर आपको सेल करना है और दोनों में से एक को ही करना है तो मेरा पिक रहेगा वो वोल्टास रहेगा। वोल्टास के अंदर आप जो है वो बेचकर चल सकते हैं। ठीक है, वोल्टास बहुत तेज रफ्तार से चले थे ये शेयर। वोल्टास में तो खैर पूरी की पूरी तेजी ही रिवर्स हो गई। फरवरी के आखिर से लेकर अगर आप मार्च के महीने तक देखेंगे तो अच्छी रफ्तार थी, लेकिन उसके बाद फिर पूरा स्टीम लूज कर दिया इन शेयरों ने। वही हाल ब्लू स्टार का रहा। हैवेल्स ज़्यादा चला नहीं था तो हैवेल्स में ज़्यादा डैमेज भी नहीं आया। तो ये कहानी रही स्पेस की। और तो मानसून आ गया, ऐसी कौन खरीदेगा? अगर ठंडी बरखा बाहर रहती है, मौसम ठंडा रहता है, तो फिर ये इन्वेंट्री की दिक्कत तो आएगी ही आएगी इनके लिए। आप देखिए तीनों शेयर आज कम मजबूती के बाजार में भी गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। लेकिन इस बीच फैक्ट के नंबर आ रहे हैं, और फैक्ट यानी कि फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड घाटे से मुनाफे में कंपनी आई है, और वैसे भी शेयर काफ़ी चला हुआ है। अगर हम पिछले महीने भर का इसका ट्रैक देखेंगे तो करीब 25% के आसपास रिटर्न दे चुकी है, और ये अचानक से एक अपसर्ज आया है शेयर भाव में। आप देखिए अचानक से ये जो लाइन ऊपर हुई है, करीब 3% ऊपर जाकर ये कारोबार कर रहा है। राजेश जी, अच्छे नतीजे, बढ़िया मॉनसून, समय भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत ये कि चला हुआ है। इसके बावजूद भी आपको लगता है कि स्ट्रेंथ अभी और कंटिन्यू होते हुए हम देखेंगे शेयर में? देखिए अभिषेक जी, प्रोग्राम के शुरुआत में जब मानसून की बात हो रही थी तो हमने कहा था कि एग्रो स्पेस अच्छा लग रहा है, जिसमें फर्टिलाइजर्स खास करके, और उसमें हमें कोरोमंडल दीपक फर्टिलाइजर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। अगर मिड कैप की बात की जाए तो चंबल या आरसीएफ मुझे ज्यादा बेहतर लगते हैं फैक्ट के सामने, और चल भी अच्छा खासा चुका है। तो मैं समझता हूँ कि एक बार ये जो उछाल आता है, इसमें किसी के पास है तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। मुनाफा वसूली करनी चाहिए। चंबल, आरसीएफ ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। श्रीकांत जी, मॉनसून से ही मैं रिलेट करके एक और शेयर बता रहा हूं, इसमें बताइए कि क्या बीटीएसटी करके जाना है? एस्ट्रल कैसा लग रहा है आपको शेयर? ये बिल्कुल। तो देखिए एस्टल में भी इनफैक्ट पिछले 3 या 4 महीने से इसमें काफी अच्छा एक कंसोलिडेशन हुआ है। एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स के करीब आने के बाद जब इसमें ऐसे बड़े फॉर्मेशंस बने हैं तो एक पुल बैक ड्यू है। काफी बड़ी हमने गिरावट स्टॉक में देखी थी, 2500 के करीब ये स्टॉक था अभिषेक जी, वहां से स्टॉक आधा हो चुका था, 1200 रुपए के करीब आया है, और 1200 रुपए के करीब आने के बाद एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे भी आया है। तो मुझे लगता है थोड़ी तेजी और बनेगी, और ये स्टॉक मुझे लगता है कि 1700 से लेकर 1800 रुपए तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो एस्टल में मुझे लगता है बने रहे, और करंट लेवल से अगर इसमें फ्रेश अगर इन्वेस्टमेंट्स करने हो तो मैं यही कहूंगा कि आप पार्ट्स में कीजिए, ट्रांचेस में कीजिए, करंट लेवल से थोड़ा ऐड कीजिए, थोड़ा करेक्शन में और ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक लंबी अवधि का नजरिया रखें,
1800 की टारगेट के लिए। ठीक है, 1800 रुपये का टारगेट होना चाहिए आपके लिए एस्टेल के शेयर में। थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया इसमें होगा। 3.5% ऊपर है, 1508 रुपये का भाव है। राजेश जी, एक बार ट्रेंड के बारे में जरा व्यू दीजिए। 4000 रुपये के आसपास तो गिर के हो गया था, 8000 से गिरते गिरते वहां से रिकवर तो किया, लेकिन उसके बाद हम काफी वोलेटिलिटी देख रहे हैं, मतलब पिछले 2-3 महीने में कोई सस्टेन्ड बाइंग नहीं आ रही है। तो ये तो हो गया कि नहीं, हाँ बिकवाली इसकी जो है वो थम गई, लेकिन चलेगा कब ये, और इस भाव पर आपको सही लग रहा है ये? देखिए, लंबी अवधि के लिए बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो न केवल इनके जो रिटेल चेन्स वेबसाइट है वहाँ अच्छी बढ़त बनी हुई है, बल्कि इवन वैल्यू रिटेल में भी जोड़ियों वगैरह में अच्छी बढ़त बनी हुई है। नए स्टोर्स जोड़ रहे हैं, मार्जिन प्रोफाइल बेहतर होती हुई नजर आई है। तो एक तरीके से कंजम्पशन स्टॉक में कहा जा सकता है, और लंबी अवधि के लिए बहुत ही शानदार स्टॉक है, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है। गिरावट में खरीदारी की ही सलाह रहेगी। ठीक है, ट्रेंड को लेकर ये व्यू। निमेश भाई, फटाफट आप ना 30 सेकंड में व्यू दीजिए। अगर किसी को यहां से एक कंजम्पशन में बीटीएसटी लेना हो तो आपके हिसाब से एचयूएल ठीक है, आईटीसी ठीक है? देखिए, आईटीसी बेटर रहेगा, क्योंकि 200 डेज की एवरेज का रेजिस्टेंस था, उसका एक ब्रेकआउट आया है फ्रेश, और वॉल्यूम भी अच्छा है, तो मैं आईटीसी के साथ जाऊंगा। ठीक है, आईटीसी के साथ जाएंगे। 442 रुपये पर आ गया है टीसी, 1.5% के आसपास की तेजी है। और आज अब देखिए, कंजम्पशन, मेटल, ऑटो, ये 3 शेयर आपको देखेंगे निफ्टी के जो टॉप 10 गेनर्स हैं, इसमें इनकी बहुतायत है, अधिकता में आपको ये दिखेंगे। क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, 1.5 मिनट के आसपास का समय रह गया है। बढ़िया क्लोजिंग हम कहेंगे, और बढ़िया सत्र बीता है आज। 150 अंकों के गेंस निफ्टी ने दिखाए हैं। 25,000 के आसपास क्लोजिंग होने की तैयारी है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा ड्यूट प्रदर्शन रहा है निफ्टी के मुकाबले कर देखेंगे तो। अदरवाइज तो क्या है ना कि शुक्रवार को बाजार चले, आज फिर से ऐड कर लिया 250 पॉइंट, तो वैसे ठीक है। लेकिन डे हाई के दौरान जहां निफ्टी बैंक था वहां से हमने थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखी, लेकिन फिर भी 55,500 के ऊपर की क्लोजिंग हम अच्छी कहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज जिसने बाजार पर ब्रेक लगाए रखा वो है इंडिया विक्स। आज 18 के भी ऊपर निकला, 4.5% के आसपास की तेजी हम इंडिया विक्स में देख रहे हैं। और अगर आप शेयरों की बात करें तो बजाज ऑटो, M&M, ये कुछ शेयर हैं जहां पर हमने शानदार तेजी देखी 2% से ज़्यादा की, क्योंकि ऑटो शेयरों को चलना था मानसून के अच्छे ऑनसेट के बाद। महाराष्ट्र में भी मानसून पहुंच गया, केरल में 8 दिन पहले दस्तक दे दी। बाकी दिग्गजों से भी सपोर्ट मिला, रिलायंस आप देखेंगे, ICICI बैंक देखिए, L&T देखिए, कुछ ऐसे इन्फोसिस देखिए, ये सारे के सारे शेयर बाजार को आज सपोर्ट देने का काम किए हैं। लेकिन फ्लेवर आज मानसून वाला ही रहा। ऑटो, कंजम्पशन, ये शेयर आज फ्रंट पे रहे। सीमेंट में थोड़ा सबड्यूड प्रदर्शन आज के सत्र में देखा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी होती है थोड़ी सी थम सी जाती है। कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले जो स्टॉक्स हैं, स्पेशली AC वाले, वो भी आपको कमजोर ही दिखाई दिए होंगे। रियल एस्टेट में हालांकि चुनिंदा अच्छे शेयर आज के सत्र में चले। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 3% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हमने देखी है। डीवीएस चला, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एग्रीमेंट किया है एक बड़ी कंपनी के साथ। डीवीएस में 4.5% के आसपास की तेजी रही। बालकृष्ण एक ऐसे सेगमेंट में उतर रही है जहां पर मार्जिन कम है, कंपटीशन ज्यादा है, और ब्रोकरेज थोड़े निराश हुए उस चीज को लेकर। तो आज हमने बालकृष्ण के शेयर में करीब 6-6.5% के आसपास की गिरावट देखी। आज के सत्र में सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा है इटर्नल, यानी कि जोमेटो टूटा, क्योंकि इटर्नल में MSCI और फुटसी ने वेटेज घटाया है अपना, और उसके बाद आउटफ्लो होने की आशंका है, उसके चलते वहां पर प्रेशर हमने देखा। 4.5% के आसपास से गिरावट आज के सत्र में रही है, लेकिन क्लोजिंग ठीक ठाक, 150 अंक ऊपर। इंडिया विक्स अगर नीचे आया होता तो मान लीजिए अगर इंडिया विक्स घट के अगर 16 के आसपास अगर आ गया होता तो फिर आज हम और ऊपर देखते बाजार को, लेकिन उसने ब्रेक लगाए रखा। फिर भी क्लोजिंग बेसिस पर बढ़िया मूव आज के सत्र में हम कहेंगे। निफ्टी बैंक करीब 150 अंक ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी की भी क्लोजिंग करीब 150 अंक ऊपर हुई है, 25,000 के बेहद करीब। तो जो हमें एक रिस्क जो इमर्ज हुआ था, 24,500 के नीचे झटका लगा था, वहां से पूरी डैमेज कंट्रोल निफ्टी ने कर ली है। तो संकेत बढ़िया है। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहाँ समेटेंगे। अब कल के कल देखा जाएगा, आज शाम को अमेरिका से क्या संकेत आते हैं, उसके आधार पर बाजार की चाल निर्भर काफी हद तक करेगी। फिलहाल राजेश जी और श्रीकांत जी, निमेश जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, और तमाम शेयरों पर बहुत ही बारीकी के साथ अपने ट्रेड्स बताने के लिए, निवेशकों को भी गाइड करने के लिए।
फिलहाल शरद को और मुझे आप दीजिए इजाजत, लेकिन कल की प्लानिंग आज ही हम करवा देंगे, कहीं जाइएगा मत आप। एक छोटे से ब्रेक के बाद कल की तैयारी लेकर आएंगे और आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के बारे में हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे, आप कहीं जाएगा नहीं।